सो हे विप्स नेक्सस हियर। और हाँ भाई, मैं आ चुका हूँ 60 सफा इंकारनेटेड होकर और बेस ताजा ताजा डार्कनेस का नया एपिसोड जो कि बहुत ही ज्यादा कहर ढाने वाला है। और अगर आपने डार्कनेस की सीरीज नहीं देखी है तो भाई क्या ही कर रहे हो, इतनी तगड़ी मानवा मिस कर दी तुमने। जाओ डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक है, पूरी सीरीज देख डालो और जिसने देख रखी है तो भाई वापस देख लो, क्योंकि मैं छोटा सा रिकैप जाकर भी नहीं दे सकता। स्टोरी इतनी बड़ी है कहाँ से याद आएगा। लेकिन इतना जानो, लास्ट एपिसोड में जिमी ने रेड ड्रैगन को मार के उसका हार्ट बाहर निकाल लिया था और रैंक 9 का मेज भी बन गया था। देन वो गया फ्रंटियर में, जहां पर उसको इसी से पता चला गैरमॉन के बारे में। अब आगे सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं बड़े से पोर्टल को, जिसके पास में इसिस एंड जिमी खड़े होते हैं। इसिस कहती है ये उसी जगह का पोर्टल है जहां पर एंशिएंट गॉड रहता है। जिमी सोच रहा होता तो यही है गैरमॉन। मुझे पक्का याद है कि डार्क मैजिशियन जेनन की डायरी में यही वर्ड लिखा था एंड उसने गैरमॉन को द लास्ट ऑफ कह के डिस्क्राइब किया था। आखिर किसने ही सोचा था कि गैरमॉन एक एंशिएंट गॉड होगा। इसिस कहती है वैसे इस गॉड का कोई भी नेम नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी मेमोरीज चुरा ली गई है। लेकिन जिस टाइम तुम रिजरेक्टेड हुए थे तब उसको पता चल जाना चाहिए था। पता नहीं उसने ये चीजें नोटिस क्यों नहीं की। जिमी पोर्टल में जाते हुए कहता चलो क्यों ना ये चीजें उसी से ही पूछ लेता है। जिमी जैसे पोर्टल के अंदर कदम रखता है उस गॉड को जिमी का ऑरा सेंस हो जाता है एंड वो गॉड एक पिलर में लटका होता है। इसिस कहती है एल्डर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं आपको अपने दोस्त से मिलवाना चाहती हूँ। जिमी कहता है वो तो कि यही एंशिएंट गॉड है, लेकिन आखिर ये यहाँ पर लटका क्यों है। इसिस कहती है इनके हिसाब से ये इनके कर्मों का फल है, हालांकि इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया है ये इनको खुद भी नहीं याद। जिमी सोच रहा होता है हालांकि ये गॉड इतना ज्यादा वीक है कि इसे गॉड बोलना भी एक शर्म की बात होगी, लेकिन ये एक एंशिएंट गॉड है जिसका जिंदा होना अपने आप में ही एक चमत्कार है। क्योंकि मैंने ये सोचा था कि सारे एंशिएंट गॉड्स मर चुके हैं, क्योंकि ऐसा हुआ ही था। 12 गॉड्स ने मिलकर सारे एंशिएंट गॉड्स को हरा दिया था। गॉड कहता है तुम कौन हो, तुम्हें तो वर्ड में कैद होना चाहिए था, सो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वर्ड से कोई भी बाहर नहीं आ सकता, फिर तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर पाए। जिमी उसकी बातें सुनकर सोच रहा होता है एक सेकंड, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं इस नतीजे में पहुंचता हूँ कि मेरे पास मेरे पिछले जन्म की यादों का सिर्फ और सिर्फ अवशेष ही था, तो फिर आखिरकार मैं अपनी मेमोरीज को इतने अच्छे से कैसे देख पाता हूँ। वो गॉड से कहता है मैं आपकी नजरों में क्या हूँ। गॉड कहता है तुम्हारी सोल तुम्हारी नहीं है, बट ये वो है जो तुम बन गए हो। जिमी कहता तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं पूरी तरीके से रिग्रेस नहीं हुआ हूँ, लेकिन वो जो मेमोरीज मेरे पास है वो भी बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से है, जो कि डियाब्लो वॉलपे के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि मैं शुरुआत से स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन रहा हूँ। मैं क्या बन चुका हूँ इससे ये बात फर्क नहीं पड़ता कि मैं पिछले जन्म में डियाब्लो वॉलपेर था और मेरा जन्म में 12 गॉड्स का खात्मा करने के लिए हुआ है। गॉड कहता है ओ गॉड्स का खात्मा करने के लिए तुम्हारी विल, तो यही वो रीजन था जिसकी वजह से तुम गाया को पसंद थे। क्या गाया? हाँ गाया, द गॉड ऑफ क्रिएशन, जो कि अभी इस समय डीप स्लीप में सोई हुई है, लेकिन ये वही गॉडेस है जिसने करंट वर्ल्ड का क्रिएशन किया था। जिमी ये बात सुनकर चौंक जाता, क्या एक और एंशिएंट गॉड जिंदा है? मैंने इनके अवशेष ढूंढने की इतनी ज्यादा कोशिश की लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा, तो क्या मेरे रीबर्थ के लिए गाया ही जिम्मेदार है। गॉड कहता है मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिमी कहता मुझे अभी जिमी वेल्टन के नाम से जाना जाता है। जिमी का नाम सुनते ही गॉड के अंदर से अचानक से इमेंस ऑरा निकलता है। मैं तुम्हारी विल को पूरा करूंगा, मेरा नाम है ऑसिरिस, तुम एक सेवियर बन सकते हो जिमी वेल्टन। जिमी सोच रहा होता यहाँ पर आकर मेरी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। द एंशिएंट गॉड ऑसिरिस एंड गॉड ऑफ क्रिएशन गाया, यहाँ पर आना बहुत ही अच्छा आइडिया था। और हाँ वैसे ही इसिस तुम मेरा एक और सीक्रेट जान चुकी हो। देन पोर्टल खुलता है और वो दोनों वापस आ जाते हैं, जहाँ पर इसिस को कुछ भी याद नहीं होता एंड उसको हेडेक भी हो रहा होता है। जिमी उसको टेलीपोर्ट करके घर भेज देता है। देन वहाँ पर किसी की आवाज आती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एंड ये होता है हॉक्स। वो कह रहा होता जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे लगा तुमसे लड़ाई करने के लिए मुझे इतने दिन तक रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो ये बताओ तुम कहीं कायरोग तरीके पीछे तो नहीं हट जाओगे। जिमी कहता ओहो क्या मजाक करते चिरौटे। और कहता मैं ये चीज मानता हूँ कि तुम इंसान के हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन इंसान सिर्फ इंसान ही होता। जिमी कहता अच्छा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं क्या तुम मेरी बात पर भरोसा करोगे कि एक ऐसा इंसान भी था जिसने कि 12 गॉड्स को घुटनों में ला दिया था। और अपना वेपन निकालते हुए कहता मैंने ये चीज अपनी आंखों से नहीं देखी, तो इससे भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देन वो स्पीयर को जिमी के ऊपर थ्रो कर देता है। जिमी उसको तुरंत ही टॉर्च कर लेता है। वो स्पीयर चट्टान में जाके लग जाता है, जिससे चट्टान के चिथड़े उड़ जाते हैं। जिमी उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और कहता तो क्या तुम्हें डॉज ही करना आता है? जिमी उसके पास में टेलीपोर्ट होते हुए कहता बिल्कुल नहीं, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक इंसान की पावर जो कि गॉड तक को टक्कर देने के काबिल है। लाइट लक्स। उसके इस अटैक की वजह से चारों तरफ इमेंस लाइट फैल जाती है और एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। हॉक्स कहता है
हाँ ये अटैक पावरफुल तो था, लेकिन मैं इससे नहीं हारने वाला। वो पावर अप करता है जिसकी वजह से उसके फेदर चारों तरफ फैल जाते हैं जो कि ब्लेड्स के तरीके शार्प होते हैं। जिमी टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक से बच जाता है और एक चट्टान पे खड़ा हो जाता है। जब वो नीचे का नजारा देखता है तो वहाँ जगह जगह बहुत बड़े गड्ढे हो चुके होते हैं जो कि हुए होते हैं हॉक्स के अटैक की वजह से। जिमी के हाथ में स्टाफ ऑफ एविलियन भी होता है। तभी हम लोग देखते हैं हॉक को जिसके हाथ में एक एरो लगी होती है। वो उसको शूट करते हुए कहता है भागने का कोई भी मतलब नहीं है। देन उसकी एरो जाके उसी चट्टान में लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस बार जिमी ने स्टाफ ऑफ एविलियन का यूज कर लिया था जिससे कि वो उसके ब्लास्ट से बच जाता है और एक पोर्टल से उसी के ही बगल में आ जाता है। और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होता है। अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। जिमी भी उसकी पावर देखकर समझ जाता है कि हॉक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको वो हल्के में ले लें, इसलिए वो भी सीरियस हो जाता है। देन वो अपनी पावर दिखाते हुए कहता चिरोटे मुझे ध्यान से देखो और समझो कि ह्यूमंस की लिमिट नहीं होती। वहाँ पर चारों तरफ मैजिकल सेल्स बन जाती हैं जो कि होता है डियाब्लो वॉलपेपर का मैजिकल पर्सपेक्टिव। वो पावर जिसने उसको 1000 विजार्ड्स का टाइटल दिलाया था। 3 डायमेंशनल मल्टी कॉम्प्लेक्स मैजिकल सील्स। जैसे ही हॉक की नजर इन सब चीजों में जाती है उसकी फट के हाथ में आ जाती है। हालांकि इस अटैक का यूज करने की वजह से जिमी की बॉडी में काफी ज्यादा स्ट्रेस भी आ जाता है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है क्योंकि ये पावर उसके पिछले जन्म की है और उसने उसको इस जन्म में नहीं सीखा। देन जिमी हॉक का घमंड तोड़ने के लिए उसके ऊपर एक फाइनल अटैक करता है। दी एंड। हॉक को एक अल्टीमेट बीम आके लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा इमेंस होती है। मरने से पहले उसके दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही होती हैं। हॉक्स तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना है, तुम कमजोर नहीं हो। उसको अपनी पास की झलक आ रही होती है जिसमें वो एक ड्रैगन के बंचे में होता है और ड्रैगन कह रहा होता है हाँ तुम पावरफुल तो हो लेकिन उसके बाद तुम एक चिरोटे ही हो और चिरोटे ड्रैगन्स के स्लेव्स होते हैं। एंड हमें पता चलता है हॉक अपनी रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होता है। प्रेजेंट टाइम में वो अपने कोई वेपन का यूज करता है जो कि होता है उसका लास्ट रिसोर्ट हंटर्स रेजिग्नेशन एक्टिवेट। तभी उसके हाथ में जो एरो होता है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलता है एंड वो उसको शूट कर देता है। मैं एक इंसान से कभी नहीं हारूंगा। वो एरो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड सीधा जाके टकराता है जिमी के अटैक बीम से और जैसे इन दोनों अल्टीमेट पावर्स का क्लैश होता है आसपास बहुत ही ज्यादा कोसों दूरों तक लाइट फैल जाती है और सिर्फ लाइट ही नहीं वो पूरी जगह ही गूंज जाती है। सब लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो उनको दिखता है आसमान में दिल दहला देने वाला नजारा। सभी लोग घर से बाहर निकल आते हैं। मिसेस कहती है क्या हॉक्स उसने इसको यूज क्यों किया, मुझे उनको रोकना होगा। जिन कहता है रुको इसिस, मैंने सुना था कि वो लड़ने की प्लानिंग कर रहा था और अब उनकी लड़ाई का अंतिम समय आ चुका है सो अब इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। वो जो डॉर्फ होता है वो कहता है ओ तो हॉक्स ने आखिरकार वो अल्टीमेट वेपन का यूज कर ही लिया जो मैंने पर्सनली उसके लिए बनाया था हंटर्स रेजिग्नेशन ए फ्यूजन टाइप आर्टिफैक्ट जो कि एक ऐसा वेपन है जिसको कोई भी यूज कर सकता है और इसकी पावर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अगर कोई आम इंसान भी उसको चलाता है जिसके पास थोड़ा भी माना हो वो भी एक छोटे से पहाड़ को आसानी से तहस नहस कर सकता है। हम लोग देखते हैं आसमान का सीन जहाँ पर हॉक का अटैक सील तक पहुंच चुका होता है और जैसा कि हमें पता है कि जी मैंने जो भी मैजिकल पर्सपेक्टिव को यूज किया है वो अभी इनपरफेक्ट है और हॉक्स फ्रंटियर में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है सो जिमी की स्टील इस बार उसके अटैक को नहीं रोक पाती और वो अटैक जाके लगता है जिमी को। जिमी अपने ऊपर एक बैरियर बना लेता है लेकिन इस फाइट में उसने अपने डार्क मैजिक का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना चाहता, इसीलिए वो हॉक से हार रहा है। हॉक की अल्टीमेट पावर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो जिमी के बैरियर को चीर देता है। हालांकि जिमी उससे बच जाता है और अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो टेलीपोर्ट होके आ जाता है हॉक के ठीक पीछे। देन वो उसके ऊपर एक अटैक करता है मल्टी रेजर ब्लास्ट। हॉक्स अपने स्पीयर को चारों ओर घुमाने लगता है, ये बेकार है। वहाँ पे एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है जिसके प्रेशर से जिमी का अटैक हो जाता है बेकार। देन हॉक अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके स्पीयर को जिमी के ऊपर थ्रो कर देता है। जिमी समझ जाता है कि वो स्पीयर जल्दी उसका कनेक्ट होने वाला है और अब वो उसको डॉच नहीं कर सकता, बट इससे पहले कि स्पीयर उसका छू भी पाता कुछ अजीब होता है। वहाँ का टाइम स्लो हो जाता है बिल्कुल उसी तरह जैसे कि टाइम खुद ही उसकी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हो। तभी वहाँ पे निकलता है ब्लैक। हाँ ये काम होता है ब्लैक का। वो जिमी की बॉडी में कंबाइन हो जाता है और सब ब्लैक की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा लग रही होती है। देन उसकी जो डेविलिश फॉर्म होती है वो एंजेलिक में बदलने लगती है। हाँ वही ब्लैक व्हाइट हो जाता है। देन हम लोग देखते हैं जिमी हॉक की स्पीयर को रोक देता और कहता है हॉक मैं ये तो मानूंगा कि तुम स्ट्रॉन्ग हो। हॉक भी चौंक जाता है, क्या मेरा स्पीयर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कौन आखिरकार कौन हो तुम। देन हम लोगों को देखने मिलती है जेमी वेल्टन की डिवाइन फॉर्म। डैम
क्या लग रहा है? गलत मत समझना, मतलब कैरेक्टर डिजाइन। वैसे हाँ कि अब जिम्मी को देखने से ऐसा जरूर लग रहा है कि वो 30th गॉड बन सकता है। जिम्मी हॉक से कहता, तुमने मेरे पुराने दोस्त को नींद से जगाया, उसके लिए धन्यवाद। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर, अपनी आंखों से पावर ऑफ कर्स का पर्दा हटाओ और उनको खोलो। देन वो हॉक के ऊपर एक फाइनल अटैक करता है, जिसकी वजह से चारों तरफ लाइटी लाइट फैल जाती है और हम लोगों को देखने को मिलता है हॉक हो चुका होता है नॉकआउट। जिम्मी उसकी बॉडी को जमीन पे ला के रख देता है। तभी वहाँ पे एसिस आती है जो कि कहती है, ओ तो तुमने सही में हॉक को हरा दिया, क्या तुमने नई पावर अवेकन की है? जिम्मी कहता, नहीं मैं बस लकी था, वैसे ये स्ट्रॉन्ग तो बहुत ही है। चलो अच्छा मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, इसका तुम संभाल लेना क्योंकि मुझे और भी ज्यादा काम है। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड हॉक जॉक के होश में आता है। हाँ ये जगह, ओ हाँ मैं तो हार गया था। एसिस कहती है, तो बताओ एक इंसान से हार के तुम्हें कैसा लग रहा है? हॉक स्माइल करते हुए कहता, ये उतना भी शर्मनाक नहीं था जितना मैंने सोचा था, क्योंकि ये उस दिन से बहुत ही ज्यादा अलग था। हम लोग को दिखाए जाते हैं हॉक के फ्लैशबैक्स, जहाँ पर उसके विलेज में एक ब्लैक ड्रैगन ने हमला कर दिया होता है। चारों तरफ आग आग होती है और लोग मर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हॉक आता है और ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ड्रैगन एक ही झटके में उसको अपने पंजों में जकड़ लेता है और उसे की अटैक से हॉक जख्मी हो जाता है। ड्रैगन कह रहा होता है, तुम सभी लोग कमजोर हो तो फिर बहादुरी का दिखावा मत करो। बट तभी वहाँ पे कोई आता है और उस ड्रैगन के हाथ के 2 टुकड़े कर देता है। ये होती है एसिस, जिससे कि हॉक की जान बच जाती है। देन वो एसिस को उठाती है, क्या तुम ठीक हो? और उस दिन से ही हॉक ने एसिस से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया। लेकिन आखिर में हुआ क्या, वो एक इंसान से हार गया, लेकिन उसको इस बात का भी इतना भी मलाल नहीं हो रहा होता। एसिस कहती है, जैसा कि मैंने कहा था कि ह्यूमंस एक स्ट्रॉन्ग स्पीशीज हो सकते हैं, लेकिन अभी भी उनके बीच में कुछ ह्यूमंस ऐसे भी हैं जो कि मॉन्स्टर तक की बराबरी कर सकते हैं। और अभी तक तुम एक कर्ज में थे, वो कर्ज जो कि ब्लैक लिज़ार्ड ने तुम्हारे ऊपर किया था। अब वक्त आ चुका है कि तुम उससे बाहर आओ। देन हम लोग देखते हैं जिमी को, जो कि अपने रूम में गया होता है। वहाँ पर बेहमोद और बेन उसको देखते ही शुरू हो जाते हैं। मास्टर क्या आप ठीक है? जिमी उन लोगों की बातें पूरी तरीके से अनदेखा कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है, चलो जो कुछ भी हो, लेकिन वहाँ पे ब्लैक आया जरूर था, बट वो अभी भी जगह नहीं है। उसने सिर्फ मुझे एक क्लू दिया और वापस से गायब हो गया। तो ये है वो पावर, बट ये पावर उस पावर से सिमिलर लगती है जिसका क्रिएशन 13 डिवाइनिटी के नाम पे योंग मंगडा ने किया था। नहीं ये उससे अलग है, क्योंकि उस पावर के तरीके इसमें कोई भी फेथ नहीं है। अगर इसको ज्यादा गहराई से देखा जाए तो ब्लैक का माना शैडो वर्ल्ड में स्पिरिट किंग ऑफ डार्कनेस से बना था। और मेरी हाइपोथेसिस ये है कि शैडो वर्ल्ड एक ऐसी स्पेस है जो कि प्रीमोर्डियल डार्कनेस से अलग है। और फिर जब मेरा गॉड किलिंग माना अपने पीक पर पहुंचा तब वो लाइट में बदल गया और ऐसी पावर बना जो कि डिवाइनिटी से सिमिलर है। प्राइमोर्डियल डार्कनेस ही डार्क माना का रूट है, जो कि 12 गॉड्स की पावर से अलग है। लेकिन फिर सवाल यही आता है कि उन गॉड्स ने मुझे वहां पर कैद क्यों किया? जो भी हो, ये सब अब मायने नहीं रखता। मायने बस एक चीज रखती है कि मैं अपने पिछले जन्म में हार गया था, लेकिन इस बार मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पिछली बार की थी। और आखिर में मैं सारे गॉड्स को उनके घुटनों में ला दूंगा। देन हम लोगों को दिखाया जाता साउदर्न कॉन्टिनेंट का कैटाकॉम्ब का सीन, और वहाँ पर चारों तरफ लाशें लाशें फैली होती हैं जो कि होती है वहाँ के गार्ड्स की। और खून के मंजर से निकल रहा होता है क्लियोन। हाँ, अब क्लियोन आजाद हो चुका है और उसका भी एक मकसद होता है, जिमी वेल्टन को खत्म करना। देन सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है जेनिथ, हाँ गॉड ऑफ वॉर एंड पीस, जो कि अपने प्लेस में होता है और बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है। वो कह रहा होता है ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि उसमें हजारों सालों से एक ही चीज हो रही है, कुछ भी नया नहीं है। ओए जरा तुम ये तो बताओ कि ऑर्डर ऑफ पेरो में क्या चल रहा है? फेरी कहती है उनके ऑर्डर में एक सेंटस अवेकन हुई है जिसको कि 1 साल हो चुका है। जेनिथ कहता है ओ अच्छा, वैसे मेरा क्लियोन कैसा है? फेरी कहती है वो बिल्कुल अभी अभी कैटाकॉम्ब से बाहर आए हैं। जेनिथ कहता है ये भी निकम्मा है। चलो क्या मुझे वॉर स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेरे सर्वेंट्स को एक एनर्जी बूस्ट की जरूरत है। हाँ, मुझे कम से कम इतना तो करना ही चाहिए जिससे कि सन गॉड के नाक में दम हो जाए, फिर तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा, है ना? लेकिन उससे पहले मुझे पियरो को ठिकाना लगाना पड़ेगा और फिर होगी द होली वॉर ऑफ रेवोल्यूशन। देन द सीन चेंज होता है। हम लोग को दिखाया जाता है क्लियोन, जिसे कि काफी सारे होली नाइट्स ने घेरा होता है। नाइट्स के लीडर कहता है क्लियोन अब तुम्हारा बहुत हो गया, हालांकि तुम पहले से कमजोर हो चुके हो, लेकिन उसके बाद भी तुम इतनी दूर तक आ गए। तभी क्लियोन जोर जोर से हंसने लगता है, क्या बात है, तुम लोगों ने तो मुझे खेल लिया। मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड के ऑर्डर से यही उम्मीद की थी।
सब लोग चौकन्ना हो जाते हैं क्योंकि उनका जो एनिमी है वो है जेनिस स्वॉर्ड। तभी सभी लोगों के कानों में एक आवाज आती है, तुम लोग उस तरफ क्यों देख रहे हो? ये होता है क्लियन, जो कि इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड उन लोगों के पीछे आ चुका होता है एंड उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक कैजुअलिटी रिवर्सल का भी यूज किया है, जिसकी वजह से एक ही अटैक से सभी लोगों के सर धड़ से अलग हो जाते हैं और बस खत्म, सब खत्म। आसमान में खून की बारिश हो रही होती है जिसमें कि सिबल खुशी खुशी नहा रहा होता है। हाँ, यही तो चाहिए था। अब मेरा शरीर तरोताजा हो गया। 5 साल, अगर उस जिमी वेल्टन ने मुझे साउथर्न कॉन्टिनेंट में नहीं भेजा होता तो मैं 5 साल पहले ही फादर की इच्छा के हिसाब से होली वॉर और रेवोल्यूशन शुरू कर चुका होता। जिमी वेल्टन, मैं तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगा। देन हम लोगों को दिखाया जाता है ऑल्टर ऑफ रा का सीन, जहाँ पर रा का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंस ब्लेजर बैठा होता है एंड उसको एक बंदा इन्फॉर्म करता है कि यहाँ से कुछ दूरी पे होली नाइट्स की बॉडी मिली है और उसके अलावा कोई भी ट्रेस नहीं है। ब्लेजर सोच रहा होता है तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो प्रिजन ब्रेक करके भाग सके। 2 दिन पहले मेरे सपने में गॉड रहा है और मुझसे ये कहा गया कि मैं स्वॉर्ड ऑफ जेनेथ को जाने दूं। मैंने ऐसा ही किया, हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन मुझे गॉड में भरोसा है। और जैसे क्लियन अपने ऑर्डर में पहुंचेगा वो साल से तुरंत ही नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के ऊपर वॉर छेड़ दे, जैसा कि वो 5 साल पहले करने वाला था। उसके दिमाग में यही सब चीजें चल रही होती हैं, लेकिन उसी के ही पास में एक आर्टिफैक्ट होता है जिसमें से डार्क ऑरा निकल रहा होता है। और जब हम लोग उसको गौर से देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ये आर्टिफैक्ट कुछ और नहीं बल्कि है डियाब्लो वॉरपिल के 3 डिवाइन रेलिक्स में से एक, द गॉड किलर। देन हम लोगों को दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर जिमी फ्रंटियर के स्मृति के सामने खड़ा होता है और यहाँ पर वाया होता है इसे से बात करने के बाद, क्योंकि पिछली रात में उसने डियाब्लो वॉरपिल के फ्रैगमेंट के बारे में मुझसे पूछा था। इसे ने ये बताया कि उन लोगों ने डियाब्लो वॉरपिल की 5 फ्रैगमेंट्स ढूंढ लिए हैं और वो उनके ब्लैक स्मिथ के पास है, यानी कि ड्वार्फ आयरन के पास। और प्रेजेंट टाइम में जिमी स्मृति में उन्हीं फ्रैगमेंट्स को चेक करने के लिए आया होता है। वहाँ पे आयरन काम कर रहा होता है। वो जिमी को देखते ही कहता, ओ तो तुम ही वो गेस्ट हो जिसके बारे में इसने मुझे बताया था। क्या तुम यहाँ पर वेपन्स देखने आए हो? जिमी वेपन्स देखने लगता है और वहाँ पे एक स्वॉर्ड ऐसी होती है जो कि उसके पहले वाली स्वॉर्ड से सिमिलर लगती है। वो उसको उठाता है और उसको पसंद आती है। आयरन उससे पूछता, मैंने सुना था तुम एक स्वॉर्ड सेंट हो, लेकिन मुझे तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड दिख ही नहीं रही है। जिमी कहता, हाँ उसको एक हरामखोर ने तोड़ दिया था, और वो रेफर कर रहा होता है रेड ड्रैगन को। देन आयरन से कहता, वैसे क्या आप मेरे लिए एक स्वॉर्ड बना सकते हैं? मेरे पास कुछ अच्छे मटेरियल्स हैं। आयरन कहता, वैसे मैंने दुनिया भर के मटेरियल्स यूज कर रखे हैं। जिम्मी कहता, ओ तो क्या तुमने कभी ड्रैगन हार्ट को पिघलाया है? जैसे ही आयरन के कानों में ये बात जाती है उसके कान खड़े हो जाते हैं। क्या ड्रैगन हार्ट? तुम्हारे पास वो कहां से आया? जिमी ड्रैगन हार्ट निकालते हुए कहता, हाँ ये देखो, और मैं तुम्हें इसको स्मेल्ट करने की एक चांस दूंगा, बस तुम मेरे लिए एक बेहतरीन स्वॉर्ड बनाओ। आयरन कहता, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? क्योंकि अगर तुम्हारी स्वॉर्ड ड्रैगन हार्ट की बनी होगी तो उसकी वजह से दुनिया भर के सारे ड्रैगन्स तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जिमी सोच में पड़ जाता है। एक्चुअली में ड्रैगन्स को डेमीगॉड से रेफर किया जाता है। बाकी जितने भी गॉड्स होते हैं वो अपने अपोस्टर रखते हैं जिनको कि डेमीगॉड्स कह सकते हैं, लेकिन ड्रैगन गॉड ब्राह्मण के कोई भी अपोस्टर नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सारी पावर ड्रैगन से बांट दी है और ड्रैगन्स कई हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। सो कोई ड्रैगन जितना भी बूढ़ा होगा वो उतना ही पावरफुल हो जाएगा। और अगर मुझे इस टाइम पे इंशर्ट ड्रैगन मारने की कोशिश करते हैं तो ये काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है, लेकिन अगर मैं 9th क्लास में पहुंच जाता हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए वो आयरन से कह देता है कि हाँ उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस तुम इसका यूज करके एक बेहतरीन स्वॉर्ड बनाओ। आयरन भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसको भी ड्रैगन हार्ट में काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो जिमी से पूछता, वैसा तुम्हें किस टाइप के स्वॉर्ड चाहिए? क्योंकि मैं सारे टाइप्स की वेपन्स बना सकता हूँ। जिमी अपने मन में सोचने लगता है। स्कर्ट एक प्रीशियस स्वॉर्ड थी जिसको कि मुझे फादर ने दिया था, लेकिन उसके जितनी पतली स्वॉर्ड से मैं वो स्किल का यूज नहीं कर सकता, वो स्किल का जो कि मुझे ग्रैंडफादर से मिली है, जेनेसिस। वो आयरन से कहता, मुझे एक ऐसी स्वॉर्ड चाहिए जो कि अपने आप में स्पेस को काटने तक की ताकत रखती हो। आयरन कहता, ओ तो तुम्हारा मतलब है एक ऐसी स्वॉर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा मानव को हैंडल करने की क्षमता रखती हो। ठीक है, तुम चिंता मत करो। ड्रैगन हार्ट में लो माना सेंसिटिविटी होती है और चाहे मैं देखने में नहीं लगता हूँ, लेकिन मैं 5 हैंड्स में से एक हूँ। ड्रॉप्स के वर्ल्ड में 5 ग्रेटेस्ट ब्लैक स्मिथ है जिन्हें की द 5 हैंड कहा जाता है, एंड आयरन भी उन्हीं में से एक है, इसीलिए मुझ में भरोसा रखो। जिमी उसको ड्रैगन हार्ट दे देता है एंड तभी वहाँ पे थोड़ी दूरी पे काफी ज्यादा डार्क मार रिलीज होता है। जिमी समझ जाता है कि ये डियाब्लो वॉरपिल के वही फ्रैगमेंट्स हैं जिसके बारे में इसने बताया था। वहाँ पर रखी होती है एक स्वॉर्ड जिसमें से हिमाना निकल रहा होता है। जिमी कहता, ये क्या है? आयरन कहता, इसको
कमांडर ने दिया था ताकि मैं इस पे काम कर पाऊं, लेकिन मेरी स्किल्स इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इसके टुकड़े भी कर सकूं, इसीलिए मुझे नहीं पता कि ये क्या है। जिमी कहता मैं इसको देखता हूँ। आर्यन उसकी बात मान जाता है। जिमी उसकी ओर जैसे अपने हाथ बढ़ाता है तभी उसमें से इमेज डार्क लाइट निकलती है और ढेर सारा डार्क माना जिमी पे झपट्टा मार देता है। उस स्वॉर्ड के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं जो कि जिमी की बॉडी से चिपकने लगते हैं और थोड़ी देर में वो जिमी को चारों ओर से घेर लेते हैं और ये होता है डियाब्लो वॉलप्री के फ्रेगमेंट से बना ही फुल बॉडी आर्मर। डैम अगेन कैरेक्टर डिजाइन इज टू गुड। देन हम लोगों को दिखाई जाती है नेल की वर्कशॉप, जहाँ पर जिमी घंटे भर से खड़ा होता है और नेल तब से डेस्क पर कुछ काम ही कर रही होती है। तभी वहाँ पे एक जानी पहचानी आवाज आती है। ये होती है ब्राहा की। हाँ, वही एल्फ जो उसको ऑक्शन के टाइम में मिली थी। ब्राहा बताती है कि नेल उसकी और हॉक्स की फाइट से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुई है और उसके बाद से वो तुम्हारी नाम पर बढ़ाती रहती है और आखिरी में वो तुम्हें यहाँ पर ले भी आई। अगर मैं सही बताऊँ तो नेल को सेवेंथ सिंड्रोम है। सेवेंथ सिंड्रोम एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें इंसान बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट और शाय हो जाता है, लेकिन वो किसी एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे मैथमेटिशियंस होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। जिमी जैसे सेवन सिंड्रोम का नाम सुनता है तो वो अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज में खो जाता है। सेवन सिंड्रोम से मुझे उसकी याद आती है। मैमिल, मेरा बॉस कमरेड। उस टाइम पे मेंटेनेंस को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाता था। इसी वजह से जब मैमिल बच्चा था तब सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो अकेला पड़ गया, जिसकी वजह से उसने अपने लिए एक गोलम बनाया ताकि वो अपना अकेलापन दूर कर सके। फिर जब वो अपनी प्राइम एज में आया तो उसने एक बहुत ही पावरफुल गोलम्स की आर्मी बनाई जिसने कि डियाब्लो वॉलप्री की आर्मी में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। लेकिन जब 12 गॉड्स को ये लगा कि मैमिल बहुत ही ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रहा है तो उन लोगों ने हमारी आर्मी में एक स्पाई भेजा और मैमिल का असैसिनेशन करवा दिया और उसके मरते ही गॉड्स ने बॉम्बिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से मैं मैमिल का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। वो अपने ख्वाबों में ही खोया होता है। तभी आवाज आती है, जिमी जिमी ये देखो। ये होती है नेल जिसके हाथ में खिलौना होता है। वो जिमी को बताती है कि इसका नाम है निया और ये मेरी दोस्त है। जिमी जब उसको देखता है तो वो समझ जाता है कि वो एक कैनन है जिसके अंदर मैमिल के फोटोन सिस्टम का यूज हुआ है। जिमी नेल से वो कैनन को ले लेता है। क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि ये कितनी पावरफुल है? नेल भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। देन वो लोग थोड़े टाइम पे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और मोटी वॉल होती है जिसमें जिमी कैनन को चला देता है। उस कैनन के अंदर से बहुत ही बड़ी बीम निकलती है जिससे कि वो पूरी दीवार ही चकनाचूर हो जाती है। नेल भी उसकी पावर देखकर चौंक जाती है। जिमी कहता तुम क्यों चौंक गई? क्या तुमने पहले उसको ट्राई नहीं किया था? वो कहती है नहीं, मैंने इसको कल तुम्हारी फाइट से इंस्पिरेशन लेने के बाद बनाया था। जिमी कहता क्या तुमने एक दिन में पूरी कैनन बना दी? तभी नेल कहती है जिमी क्या तुम मुझे भी दिखाओगे? जिमी कहता है क्या? नेल कहती है वही बड़ा सा क्या मैजिकल सर्कल, वही जो तुमने स्काई में बनाया था। ओ नहीं, मैंने ये चीज अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, ये चीज मानवा में थी। देन हम लोगों को दिखाया जाता है इसिस का रूम एंड इसिस ने अभी अपने हाथों में पट्टी नहीं लगाई होती और वो रिकवर भी नहीं हुआ होता। तभी वहाँ पे क्लार्क आ जाता है जो कि उसके हाथ के बारे में पूछता है। इसिस कहती है जैसा कि तुम देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं आई है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका पूरी तरीके से सही होना भी पॉसिबल नहीं है। क्लार्क कहता मेजेस्टी को फिक्र हो रही है इसीलिए आपको वापस चलना होगा। इसिस कहती है क्लार्क मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। क्लार्क कहता मुझे आपकी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ मेजेस्टी की आज्ञा का पालन करता हूँ और उनसे ऊपर किसी का भी आदेश नहीं है, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो। राजकुमारी एंड हम लोगों को पता चलता है इसिस कोई आम रैन नहीं होती बल्कि वो रैन स्पीसीज की राजकुमारी होती है। वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं। क्लार्क कहता आपको पता होना चाहिए कि 12 गॉड्स को जान से मारना असंभव है कि आपके अंदर जिमी वेल्टन की वजह से उम्मीद आ गई है। इसिस कहती है हाँ मुझे पता है कि रैन वर्ल्ड रीसेट को सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को अगले वर्ल्ड के मास्टर के रूप में ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन मैं अब स्लेव नहीं बनना चाहती। मुझे इस दुनिया को आजाद करना होगा क्योंकि पृथ्वी 12 गॉड्स की खेल का मैदान नहीं है, ये हमारा घर है। अगर तुम्हें मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन हाँ मुझे वापस जाने को भी मत कहना। क्लार्क वहाँ से चला जाता है। तब इसिस को खिड़की के बाहर से बहुत सारी रोशनी दिखती है और उसी की ओर निकल जाती है। हम लोग देखते हैं ये काम होता है जिमी का जो कि नेल को अपनी शील्ड का एक डेमो दिखा रहा होता है। नेल उसको देखती है और एक बारी में ही काफी कुछ सीख जाती है। जिमी भी उसका अप्रिशिएट करता है। हाँ मुझे पता था कि तुम ये पहली बारी में सीख जाओगी। तभी वहाँ पे इसिस टपक पड़ती है तुम लोग क्या कर रहे हो? नेल जैसे इसिस को देखती है वो उसको इग्नोर करके वापस से छुपने लगती है। इसिस कहती है ब्रहा तुम लोग यहाँ पे साथ में क्या कर रहे हो? जिमी कहता ये देखो ये हैंड कैनन है जिसको नेल ने बनाया है वही फोटोन सिस्टम का यूज करके, देखो इसकी पावर। वो उसको हवा में लॉन्च कर देता है। इसी से इतनी पावर देखकर चौंक जाती है क्योंकि ये पावर सिर्फ हैंड कैनन से निकल रही होती है। बल्कि जिमी कहता हालांकि ये अभी भी परफेक्ट नहीं है लेकिन एक बार अगर ये परफेक्ट हो जाता है तो इसके अंदर से डिस्ट्रक्टिव पावर निकलेगी जो कि अलग ही लेवल पे होगी। इसी से इतनी पावर देखकर सोच में पड़ जाती है ये पावर अगर हम लोग इसी कैनन का मास प्रोडक्शन करें तो हमारे लिए 12 गॉड्स के अगेंस्ट फाइट में बहुत ही बड़ा अपर हैंड हो जाएगा। जिमी
जिमी नेल का वो गन वापस दे देता है। इसी कहती है वैसे हाँ, मैंने ये सुना है कि तुम आयरन से कोई स्वॉर्ड बनवा रहे हो। जिमी कहता तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि मैंने तो उसको अभी ये चीज कही थी और इतनी जल्दी तुम्हें पता भी चल गई। इसी कहती है एवलिन में अगर एक मक्खी तक आ जाती है तो मुझे उसके बारे में भी पता चल जाता है। वैसे हाँ, मैंने ये सुना है कि तुम काफी अच्छी स्वॉर्ड चला लेते हो, तो बताओ क्या तुम मुझसे कुछ सीखना चाहोगे? जिमी अपने हाथ में एनर्जी की स्वॉर्ड बनाते हुए कहता सीखने का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे लड़ना जरूर चाहता हूँ। एंड वो देखते ही देखते उसके ऊपर रश कर देता है और देखते ही देखते चित भी हो जाता है। हाँ, तुम लोग ने सही सुना। वो लेटे लेटे सोच रहा होता है उसने तो मुझे बिना वेपन निकाले ही हरा दिया। मैंने जैसे उसके ऊपर अटैक किया उसे मेरे हाथ को पकड़ लिया और उसके बाद जमीन में पटक दिया। धनु इसे सिखाता आखिर तुमने उसको ब्लॉक कैसे किया? क्योंकि मेरी टाइमिंग तो परफेक्ट थी। इसे सिखाती है वैसे ये भी बुरा नहीं था, लेकिन मेरे ऊपर ऐसे अम्बुश आसान नहीं करता है। पीछे से नल जिमी का मजाक उड़ा रही होती है। इसे स्ट्रॉन्ग है, जिमी उसको नहीं हरा सकता। ब्रहा उसको यहाँ से लेके भागने लगती है। जिमी को भी गुस्सा आ रही होती है। हम लोग देखते हैं जिमी वापस से खड़ा हो जाता है। इसे कहती है चलो मेरे ऊपर दोबारा हमला करो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने गलती कहाँ की। जिमी तुरंत ही उसको ब्रश कर देता है एंड वो जैसे इसिस को हिट करने वाला होता है, इसिस उसका हाथ पकड़ के फिर से पटक देती है और इस बार तो उसने ज्यादा जोर से पटका होता है। जिमी लेटे लेटे कहता ओह तो तुमने मेरे ऊपर मेरी स्ट्रेंथ का यूज किया। इस कहती है ओह तुम तो बड़ी जल्दी समझ गए, चलो क्या फिर ट्राई करना चाहोगे? जिमी कहता हाँ बिल्कुल, लेकिन एसिस कहती है नहीं मेरे लिए बस इतना ही काफी है। वैसे तुमने 5 साल तक ट्रेनिंग की थी और उसके हिसाब से तुम्हारी स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हैं, लेकिन उनमें कमियां भी हैं। एक्चुअली में बात यह होती है कि इन 5 सालों में जिमी ने अपनी मैजिकल एबिलिटीज पे ज्यादा ध्यान दिया होता है और शॉर्टमैनशिप पे कम। वो इसे कहता तो बताओ मैं क्या करूं? इसे कहती है तुम क्या भूल गए हो ये फ्रंटियर है जहाँ पर ताकतवर लोग भरे पड़े हैं। तभी थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पे जीन आ जाता है जिसको कि इसिस ने बुलाया होता है। जिमी कहता इसिस ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए बुलाया है। जिन उसके हाथ में शॉर्ट भी देखता है। जिमी बताता उसको ये शॉर्ट आयरन ने दे दी है। देखो यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया है कि ये शॉर्ट कौन सी है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये शॉर्ट नॉर्मल शॉर्ट है, क्योंकि ड्रैगन आर्ट से जो शॉर्ट बनेगी ना उसको बनने में टाइम लगना चाहिए, तो साथ से ये शॉर्ट उसको काम चलाने के लिए दे दी गई है। मैं करेक्टर से बाहर निकल आता हूँ। जिन जिमी से कहता अगर तुम तैयार हो चुके हो सो फाइट का शुरू करते हैं। इसे कहती है रुको रुको, यहाँ पर रूल्स है, इन मैचेस में तुम लोग मैजिक यूज नहीं कर सकता और तुम स्वॉर्ड माना का यूज कर सकते हो, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर्स के ऑरा का नहीं। दोनों ही लोग मुंह बना लेते हैं। इस सेशन को शुरू होने के लिए कहती है देखो ये रैंक मैचेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे से फाइट करके सीखो। तुम इसमें जीतने के लिए या तो अपने अपोनेंट से सरेंडर करा सकते हो, या तो अगर तुम्हारा अपोनेंट लड़ने की हालत में नहीं रहेगा तो तुम ऑटोमेटिकली जीत जाओगे। सब लोग अपनी पोजीशन में जाओ। दोनों ही लोग अपने स्वॉर्ड निकाल के तैयार हो जाते हैं। इसे जिमी को देखकर मन में सोच रही होती है हालांकि मैं जिमी की अपोनेंट थी, लेकिन फिर भी उसके फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और ऊपर से वो वेल्टन शॉट टेक्निक्स भी यूज कर सकता है। जिमी क्या तुम अगले लेवल में पहुंच पाओगे? देन वो मैच को शुरू कर देती है। जिन तुरंत ही एक अटैक करता है, फुट टेक्निक, रेंज्ड कट, और उपलक झपकता ही जिमी के पास पहुंच जाता है एंड उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिमी भी समझ जाता है कि उसको इतने पास लाना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह एक स्वॉर्ड मास्टर और ये कितने सालों से तलवारबाजी कर रहा है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलो देखते हैं मेरी स्किल्स कहां तक पहुंची। वॉइड सेबर ब्लैक थ्रेड। वॉइड सेबर अपने डार्क मैजिक को कंबाइन कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक रिफ्ट नहीं बनती बल्कि कई सारी सैकड़ों रिफ्ट बन जाती है, और ये जो ब्लैक थ्रेड्स हैं ये जिस चीज को भी छुएंगे वो कट जाएगी। हाँ, चाहे वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये थ्रेड स्पेस तक को काट सकते हैं। जिनका था क्या ये तो डार्क माना, और वो जो ब्लैक लाइंस है वो तो वेल्टन हाउसहोल्ड की स्पेशल टेक्निक है वॉइड सेबर, जो कि डायमेंशंस तक को काट सकती है, और अगर उसने मेरी स्वॉर्ड का छू तक लिया तो वो 2 हिस्से में कट जाएगी। ये स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया है, तो अब मुझे भी अपनी असलियत दिखानी चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हारना क्या होता है। वो पलक झपकता ही जिमी के पास पहुंच जाता है और अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर मार देता है। जिमी जैसे तैसे उसके अटैक को ब्लॉक करता है और इनके अटैक के क्लास से बहुत ही ज्यादा एयर प्रेशर निकलता है, लेकिन जिमी की स्वॉर्ड टूट जाती है। तब विशेष मैच को रुकवा देती है। वो जिमी से कहती है तो बताओ तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे और एक स्वॉर्ड मास्टर के बीच का फासला कितना है? जिमी कहता मैंने उसके मूवमेंट को देखा, लेकिन उसको स्वॉर्ड से ब्लॉक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक बार मैंने ऐसा चक लिया है तो मैं बहुत सारी चीजें सीखा भी हूँ, और मुझे अब पता चल गया है कि मेरे और जिन के बीच में एक क्रूशियल डिफरेंस है, जो कि है मूवमेंट रीडिंग। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट होता है तो फिजिकल ट्रेनिंग से ज्यादा मेंटल ट्रेनिंग करता है और अपने सेंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि अगर उनके सेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो अपने अपोनेंट का अटैक को पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
इस कहती है देखो जिमी, मजिशियन और शॉर्ट मास्टर के बीच में पर्सपेक्टिव का बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। सो तुम कोशिश करना कि अब से जब भी तुम ट्रेनिंग करो तो अपने मैजिक का यूज मत करो। जिन कहता एशिश क्या मैं जिमी से अकेले में थोड़ी देर तक बात कर सकता हूँ? इस कहती है हाँ बिल्कुल। थोड़ा टाइम बीत जाता है और हम लोग देखते हैं वो दोनों साथ ही में ही बैठे होता है। जिन जिमी से पूछता है मैंने डार्क माना देखा। जिमी क्या तुम डार्क मजिशियन हो? जिमी कहता मुझे माफ करना कि मैंने ये सब चीजें तुमसे छुपाई, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी जिसको कि मैं ऐसे किसी को बता नहीं सकता था। बट मैं तुम्हारे साथ 1 महीने तक रहा, हम लोगों ने आपस में टाइम स्पेंड किया तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ और इसी वजह से मैंने अपने लास्ट मैच में डार्क माना का यूज किया। चलो मैं तुम्हें अपने आप को वापस इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है जिमी वेल्टन, मैं एक डार्क मजिशियन हूँ जो कि 12 गॉड्स का खात्मा करने के लिए पृथ्वी में वापस आया है। जिमी भी उससे हाथ मिला लेता है, तभी वहाँ पे ऐसी टपक पड़ती है और जिमी से कहती है चलो चलो बहुत ज्यादा रात हो गई है तो तुम्हारे नेक्स्ट अपोनेंट से मिलते हैं। जिमी कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो सोते हैं, कल मिल लेंगे। इसे उसकी बात मान जाती है और आता है नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पर उसका अपोनेंट होता है हान। हान कहता सुनो मैं तुम पर बिल्कुल भी रहने नहीं पड़तूंगा और वो उसी के साथ अपने टेक्निक का यूज करता है, फैंटम टेक्निक विस्पर। तभी उसके पास से बहुत सारी बल्स निकलती हैं और बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जिमी के ऊपर लॉन्च हो जाती हैं। जिमी भी समझ जाता है कि अपने अपोनेंट्स के फ्यूचर के मूव्स देखने के लिए उसको अपने सेंसेस को और भी ज्यादा ट्रेन करना होगा। हान की सारी बल्स उस तक पहुंचने वाली होती हैं, लेकिन उससे पहले वाटर ब्रीथिंग यूज करता है। हाँ काइंड ऑफ उसी तरीके 1000 सीज, जिसकी वजह से हान का अटैक बेकार हो जाता है। जिमी उसी की ओर बढ़ने लगता है और वो एक बहुत ही बड़ी चीज का खुलासा करता है, मुझे इल्यूजन से दूर हटना होगा और जल्द से जल्द वो रियल बॉल के पास पहुंचना होगा। हान कहता ओ तो तुम समझ गए, ये बढ़िया बात है कि तुमने इन सारी चीजों को फिगर आउट कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी तुम सभी बल से नहीं बच सकते। फैंटम टेक्निक थंडर। तभी जिमी ने जो वाटर बैरियर बनाया होता है उसी के ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं और बिजली की बारिश हो जाती है। इसकी वजह से जिमी की टेक्निक बेकार हो जाती है, लेकिन तभी जिमी एक और टेक्निक का यूज करता है, डायमेंशन कट, जिससे एक बहुत ही बड़ा स्लैश होता है, इतना बड़ा कि हान का पूरा इल्यूजन ही तबाह हो जाता है, वो भी सिर्फ एक स्लैश में। क्या मेरा इल्यूजन ये तो खत्म हो रहा है। तभी जिमी का स्लैश उस तक भी पहुंच जाता है, वो उसे बाल बाल ही बसता है, लेकिन तभी जिमी की आवाज आती है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और हम लोग देखते हैं जिमी होता है हवा में, देन वो हान के ऊपर अपने जोर से अटैक कर देता है। हान उसको किसी तरीके से ब्लॉक करता है और पीछे ढकेला जाता है। इसी चीज से इंप्रेस हो जाती है, क्या बात है, इसने हान के सारे अटैक्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया। पहले वो सिर्फ मैजिक पे ही ध्यान देता था और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैजिक पे ही डिपेंडेंट था, लेकिन उसने इतने कम टाइम में भी स्वॉर्डमैनशिप में इतना कुछ सीख लिया। इसके सीखने की खूबी तो लाजवाब है। हान और जिमी की फाइट लगातार चल रही होती है और ऐसा याद आते दिन बीत जाता और अभी उन दोनों में कोई भी नहीं जीता होता। हान कहता तुम चिंता मत करो, मैं अभी चीज को यहीं पर ही खत्म करता हूँ, क्योंकि जो टेक्निक मैं तुम्हारे ऊपर अभी यूज करने वाला हूँ उसको तुम्हारी करंट स्किल के साथ रोकना बिल्कुल असंभव है। मेरी फैमिली की नई टेक्निक फ्रॉस्ट। देखते ही देखते चारों तरफ बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं, लेकिन जिमी अपनी जगह पर नहीं होता क्योंकि वो गायब होके आ चुका होता है हान के सिर के ऊपर और फिर वो अटैक कर देता है। हान जल्दबाजी में टेक्निक यूज करता है, फिनोमेनन डिफॉर्मेशन। एक्चुअली में यह हान की पावर है जिससे वो रियलिटी को बेंड कर सकता है, जिससे वो उन सब चीजों की रियलिटी को बेंड कर सकता है जो कि उससे रिलेटेड है। हाँ रियलिटी रैपिंग पावर्स। और उसी की वजह से वो जिमी के अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। जिमी जमीन में गिर जाता है और गिरते ही सो जाता है। हान कहता जिमी ने मैजिक यूज नहीं किया है ना? इस कहती है हाँ इसने कोई भी मैजिक यूज नहीं किया है, ये पावर उसकी बॉडी की प्योर स्ट्रेंथ थी। हान कहता इस क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे भी लास्ट टाइम हुआ क्या था और बिना मैजिक ये करना कैसे पॉसिबल है? इस कहती है मुझे ये तो क्लियर है कि वो मैजिक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैं ये चीज क्लियर नहीं कर सकती हूँ कि वो था क्या। वो सब तो उसके उठने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिमी अब एक स्वॉर्ड मास्टर के लेवल तक पहुंच गया है। ड्रैगन वॉरियर्स के लिए स्वॉर्ड मास्टर होना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग हजारों सालों तक जिंदा रहता है, लेकिन एक ह्यूमन नहीं एक बच्चा जिसने सिर्फ कुछ ही सालों तक स्वॉर्ड का यूज किया है वो एक स्वॉर्ड मास्टर बनता है और एक रैंक 9 में होने के साथ साथ ये तो कमाल की बात है। देन टाइम स्किप होता है, हम लोग देखते हैं जिमी के आके हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है, तभी वहाँ पर वही बुढ़ी आती है जिसको कि हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स पहले देखा था। जिमी उसको पहचान जाता है, वो कहते हैं मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ और हाँ जब तुम सो रहा था तो तुम्हारी मसल डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी अवेकन हुई है। जिमी कहता आपकी बातों का मतलब क्या हुआ? बुढ़िया कहती है मेरा मतलब ये है कि तुम यहाँ से फटाक से फूड लो। तो बिल्कुल सही हो। जिमी वहाँ से बाहर आ जाता है, वहाँ पे उसका इंतजार कर रहे होते हैं इसिस और हॉक। इसिस कहती है चलो बढ़िया है कि तुम इतनी जल्दी रिकवर कर गए। वैसे क्या तुम्हें ये चीज याद है कि तुम्हारे और हान के बीच में मैच की एंडिंग कैसे हुई थी? जिमी कहता नहीं मुझे ज्यादा कुछ नहीं याद है। इसिस कहती है तो फिर तुम्हें सारी चीजें मुंह से एक्सप्लेन करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। जब तुम अपने स्वॉर्ड का दोबारा उठाओगे तो तुम्हें सारी चीजें खुद ही समझ आ जाएंगी। जिमी कहता मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और कहता मैंने सुना है कि तुम रैंक मैचेस कर रहा हो, तो मैं उसी के लिए आ गया। देन वो दोनों ही अरेना में आ जाते हैं। जिमी कहता
हॉक लेकिन तुम वेपन क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ? इस कहती है हाँ क्योंकि इस बार हम लोग कुछ अलग करेंगे, इसमें हॉक्स वेपन की जगह अपना स्ट्रेंथ का यूज करेगा। तो चलो मैच कब शुरू करते हैं। मैच स्टार्ट होता ही हॉक जिमी के ऊपर रश कर देता है, लेकिन जिमी के साथ कुछ अलग ही हो रहा होता है। उसको दिख रहे होते हैं बहुत सारे हॉक्स जो कि अलग अलग स्टैंस में होते हैं। तभी हॉक जिमी के पेट में एक पंच कनेक्ट कर देता है। ओए बच्चे, मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ और तुम दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। जिमी उसके पंच की वजह से काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और उसका नहीं समझ में आ रहा होता कि उसके साथ अभी क्या हुआ था। तभी हॉक उसके ऊपर अटैक्स की बारिश कर देता है। जिमी सारे अटैक्स को अपनी शॉट से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन अभी भी जिमी के साथ कुछ अलग ही हो रहा होता है। उसको अजीबोगरीब चीजें दिख रही होती हैं, जिसमें हॉक अलग अलग डायरेक्शन से उसके ऊपर अटैक करता है और जिमी भी रिएक्ट करता है, लेकिन एंड में हॉक ही जीतता है। बट उसे एक पॉसिबिलिटी दिखती है और जिमी उसको देखते ही वही अटैक को रिपीट करता है, जिससे कि वो अटैक हॉक के कनेक्ट हो जाता है और उसका हाथ कट जाता है। हॉक कहता है जिमी वेल्टन, तो आखिरकार तुम अवेकन हो ही गए, कांग्रेट्स, अब तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो। इसे कहती है क्या तुम समझ पा रहे हो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? जिमी कहता मुझे बहुत सारे सिचुएशन के सिनेरियोस दिख रहा था, हर एक सिनेरियो अलग था जिसमें मैंने हॉक के ऊपर अलग तरीके से अटैक किया और हॉक कई बार मेरी अटैक को काउंटर कर दे रहा था, लेकिन उसमें एक सिनेरियो ऐसा भी था जिसमें मेरा अटैक उसके कनेक्ट हो गया था और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वही सिनेरियो मेरी रियलिटी बन चुका था। इसे कहती है ओ तो वो केसेस था क्योंकि मैंने जो यहाँ से देखा वो बस तुम्हारे क्लोन्स, वो भी बहुत सारे। जिमी और हॉक दोनों ये बात सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन दोनों को ऐसा कुछ नहीं दिखा था। इसे कहती है तो लगता है उन क्लोन्स को वो लोग नहीं देख सकते जो कि फाइट में एंगेज हो, और वो क्लोन्स नहीं बल्कि आफ्टर इमेजेस थी, और वो आफ्टर इमेजेस मल्टीवर्सल हो सकती हैं, पैरेलल यूनिवर्स से। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है, हम लोग देखते हैं जिमी अकेली सोच में बैठा होता है, एक मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स। जब मैं डियाब्लो वॉल पर था तब मैंने मल्टी डायमेंशनल थ्योरी पे रिसर्च की थी और वहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी जो कि दूसरे डायमेंशन के अस्तित्व को मान्यता दे रही थी। और जब मैं फाइट कर रहा था तो मुझे अलग अलग डायमेंशन के सिनेरियो दिख रहा था, और अगर ढंग से सोचा जाए तो एक पर्सन की पावर उसकी आइडेंटिटी से मैच करती है। और मेरी पावर्स क्या है? ग्रेमिया, वो ऑब्जेक्ट जिससे मैं न्यू स्पेस को क्रिएट कर सकता हूँ। शार्फ ऑफ एविलियन, जो मुझे हिडन वर्ल्ड से कनेक्ट होने की इजाजत देती है। 100 सीज, जो कि स्पेस को डोमिनेट करता है। वर्ड सेबर, जिसका काम ही है स्पेसेस को काटना। इसी वजह से मैं ये चीज साफ कह सकता हूँ, ये जो मेरी न्यू पावर है ये भी मल्टी डायमेंशनल है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी स्वॉर्ड से डार्क माना निकलता है और उसको वापस से फ्यूचर के सिनेरियोस दिखने लगता है। जिमी कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं नियर फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज देख सकता हूँ और सबसे बेस्ट वाली को चूज करके उसको अपनी रियलिटी बना सकता हूँ। हाँ, और इस पावर का नाम होगा फ्यूचर वॉकर। दिन सुबह हो जाती है एंड जिमी पहुंच जाता है इसिस के पास। वो कह रहा होता है मेरे साथ एक स्वॉर्डमैनशिप का मैच करो क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मेरे फ्यूचर वॉकर को संभाल सकता है। इसिस कहती है ओ तो तुमने अपनी पावर का नामकरण भी कर दिया, वैसे ही अच्छा नाम है, लेकिन तुम्हारे रास्ते में अभी भी कोई ऐसा है जिसको तुम हैंडल नहीं कर सकता, सो मेरे बारे में तब भूल ही जाओ। तभी वहाँ पर क्लार्क आ जाता है और वही होता है जिमी का अपोनेंट। वो कहता है प्रिंसेस आप सिर्फ देखिए कि कैसे मैं आपको गलत प्रूव करता हूँ और आपकी उम्मीदें बेकार हैं। जिमी को भी अभी पता चलता है कि इसिस एक प्रिंसेस है। इसिस कहती है देखो बस एक दूसरे को मारने की कोशिश मत करना क्योंकि अगर चीजें जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाएंगी तो मैं वहीं पर ये मैच रुकवा दूंगी। सो लेट्स द मैच बिगिन। क्लार्क जिमी की ओर पंच चार्ज करके रश कर देता है इस उम्मीद में कि वो जिमी जैसे आम इंसान को एक ही पंच में हरा देगा। तभी जिमी उसके पंच में अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। उस अटैक से क्लार्क को कुछ भी नहीं होता क्योंकि यही जिमी का प्लान था। तभी वो नाइट वॉकर की यूज करता है और दूसरे डायमेंशन के जिमी के साथ अपने प्लेस को चेंज कर देता है, जिससे वो आ जाता है क्लार्क के पीछे। क्लार्क उसको नोटिस कर लेता है, लेकिन तभी जिमी उसके ऊपर एक अटैक करता है, फिएट लक्स, जो कि चारों तरफ फैल जाता है। उसके प्रेशर में क्लार्क को भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होती है, इसलिए वो कहता है ओह तो अब मैं भी समझ चुका हूँ कि प्रिंसेस ने तुम्हें क्यों चूज किया, लेकिन अभी भी तुम मुझे नहीं हरा सकता। उसके अंदर से मिस माना निकलता है। जिमी नाइट वॉकर की यूज करके पॉसिबिलिटीज देखता है, जिसमें क्लार्क का माना जिमी के सारे डायमेंशन के सेल्फ को ही कनेक्ट हो रहा होता है और फ्यूचर वॉकर भी जिमी को वार्निंग देता है। तभी क्लार्क उसकी ओर अपनी पूरी पावर चार्ज करके आगे बढ़ता है। गेम ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसके अंदर से एक इमेंस बीम निकलती है जो कि पलक झपकते ही जिमी के पास पहुंच जाती है। इस शक्ति के आगे झुको। इसे भी घबरा के जिमी की ओर बढ़ती है क्योंकि ये पावर अनदर ही लेवल पे है, लेकिन जिमी भी अपने कदम पीछे नहीं लेता। वो ये पावर ये तो इनक्रेडिबल है, लेकिन मैं इसको भी मैच करूंगा। कन्वर्जेंस, हाँ ये वही अटैक है जिससे कि जिमी अटैक की पावर को ऑब्जॉर्ब करके उसी पे ही फायर कर सकता है। और ऐसा ही होता है, वो अटैक बहुत ही बड़ा होता है जिससे कि अरेना ही तहस नहस हो जाता है और इतनी पावर से जिमी भी चौंक जाता है। वो सोच रहा होता है इस बंदे की पावर मेरे से ज्यादा
जाता है, इसीलिए मैं इस अटैक फुल्ली ऑब्जर्व नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद भी इसकी पावर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ये बंदा एक मॉन्स्टर है। हम लोग देखते हैं धूल छटती है और उसमें निकल रहा होता है क्लार्क। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, उसकी हालत भी खस्ती लग रही होती है। उसके फोरहेड पे जो स्टोन लगा था उसमें से स्पार्क्स निकल रहे होते हैं। वो कहता है तो तुमने मुझे रन स्टोन यूज करने पे मजबूर कर ही दिया। रन स्टोन एक ऐसा स्टोन होता है जो कि रन स्पीसीज के लोगों के फोरहेड पे लगा होता है और उसमें उनकी पूरी जिंदगी भर के लिए पावर स्टोर होती है। और अगर कोई भी रन पर्सन उसके स्टोन का यूज करता है तो उसकी फाइटिंग पावर 100 गुना बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं क्लार्क वहां से निकल जाता है। अब मुझे तुम्हें ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है, तुमने अच्छा किया। हालांकि वो गुस्से में भी होता है, जिमी भी सोच में पड़ जाता है। मैं समझ गया। हालांकि मैं स्वॉर्ड मास्टर बन चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं इन दोनों को टक्कर नहीं दे सकता। मुझे वो पावर रिकवर करनी होगी जो कि प्राइम टाइम पे मेरे पास हुआ करती थी। और वही दूसरी तरफ जिमी बेल्टन के स्वॉर्ड मास्टर बनने की खबर कोविड से भी ज्यादा तेज फैल जाती है। दिन उसको सुनकर चौंक जाता है। हान कहता क्या, मुझे ये तो पता था कि ये टैलेंटेड है, लेकिन इतना ज्यादा। वो भी सिर्फ 15 साल का है और इतनी सी एज में वो रैंक 9 मजिशियन भी बन गया। और अब तो मुझे ये बता रहे कि वो स्वॉर्ड मास्टर भी बन चुका है। लेकिन अभी वो कहाँ पे है? हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि बेरिल के साथ घूम रहा होता है। बेरिल उसकी तरफ देख के सोचा होता है, जब मैंने उसको देखा था तो वो छोटा बच्चा था और सिर्फ थोड़े से ही समय वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया। जिमी, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन पूरी लाइफ में मैंने अपने आप को तुम्हारा गार्जियन माना है और गार्जियन होने के नाते तुम अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहोगे मैं उसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। जब तुम थक जाओगे तब मैं तुम्हें अपनी पीठ पे उठाऊंगा और जब तुम आगे बढ़ना चाहोगे तो बिना हेजिटेशन के तुम्हारी मदद करूंगा। इसीलिए किसी भी चीज की चिंता मत करना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। जिमी भी उसको थैंक्स बोलता है। बेरिल कहता है, जिमी मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। देन तभी सीन शिफ्ट होता है ऑर्डर ऑफ जेनेट की चर्च पे, जहाँ पे 3 गेट कीपर्स खड़े होते हैं और उस सेबल को अंदर जाने से रोक रहे होते हैं क्योंकि वो पहचान नहीं पा रहे होते कि सेबल है कौन। सेबल कहता है, थोड़ा टाइम क्या बीत गया, तुम लोग तो मुझे भूल ही गए और इस चीज की बस एक ही सजा है, वो है मौत। वो एक झटके में ही इन तीनों लोगों का गला काट देता है और गेट खोल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर कोई है क्यों नहीं? मैं यानी कि 7th नाइट का कमांडर यहाँ पर पधारा हूँ और मुझे ग्रीट करने के लिए कोई भी नहीं है। वो देखता है उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जो कि कहता है, ओहो ऐसा लग रहा है स्वॉर्ड ऑफ जेनेट गुस्से में है। सेबल कहता है, तुम कौन हो? वो लड़का चुटकी बजाते ही उसका सारा मानव गायब कर देता है। जरा संभाल के, तुम गॉड जेनेट की चर्च में हो और मुझे लगा नहीं था कि हमारी पहली मुलाकात ऐसे होगी, लेकिन जो भी हो तुमसे मिलकर अच्छा लगा सर क्लियोन। मेरा नाम है नोवा और मैं गॉड जेनेट का डिसाइपल हूँ। क्लियोन कहता है, क्या डिसाइपल? लेकिन मैंने तो सुना ही नहीं कि कोई डिसाइपल पैदा भी हुआ है। नोवा कहता है, ये गॉड की मर्जी है और मुझे सिर्फ एक बिलीवर को सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियोन कहता है, सिर्फ बिलीवर से तुम्हारा क्या मतलब है? नोवा कहता है, हाँ तुम सिर्फ बिलीवर नहीं हो, तुम हो स्वॉर्ड ऑफ जेनेट। लेकिन क्या तुम ऐसी रूडली बात करोगे? मैं फादर के द्वारा चुना गया हूँ और अब मैं बन चुका हूँ उनका डोपलगैंगर। हाँ, स्वॉर्ड जेनेट का अल्टर ईगो। तो क्या तुम मेरे सामने सर नहीं झुकाओगे सर क्लियोन? वो पागल तरीके जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब चल क्या रहा है? कहीं फादर वापस से मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? तुम बहुत बोलते हो। वो अपनी स्वॉर्ड लेकर नोवा की ओर रश कर देता है। नोवा कहता है, हालांकि मैं फादर के परमिशन के बिना तुम्हें पेल तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हम दोनों की औकात का फर्क बता देता हूँ। वो उसके स्वॉर्ड को अपनी उंगली से ही टच करके रोक देता है। इतनी पावर देखकर क्लियोन चौंक जाता है। नोवा कहता है, एक ह्यूमन के लिए इतनी ट्रांसेंडेंट पावर की यूज करना बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं हूँ फादर का अल्टर ईगो जो कि यहाँ पर उनकी जगह को भरने आया है। मैं वो हूँ जिसको कि फादर ने अर्थ में भेजा है, एक मसीहा। जैसे ही क्लियोन को सिचुएशन का एहसास होता है वो अपने हथियार को फेंक कर नोवा के सामने झुक जाता है। मैं हूँ एक नाइट, मैं गॉड के इशारे से खून की नदियां बहा सकता हूँ और अपना जीवन में न्यौछावर कर सकता हूँ। देन तभी सीन शिफ्ट होता है ऑर्डर ऑफ बेरो के चर्च में, जहाँ पर रिकी प्रेयर कर रहा होता है और वहाँ पर एंट्री होती है सन लार्स की। रिकी उसे पूछता है कि आपने एना को देखा? वो कहता है, हाँ, लेकिन सेंटर्स भाई बाहर है क्योंकि उन्होंने आंखों की रोशनी हाल ही में पाई है, इसी वजह से पूरी दुनिया उनके लिए नई है और उसी को ही ऑब्जर्व कर रही है। रिकी कहता है, अच्छा, लेकिन फ्रंट लाइन कैसी है? वो बात कर रहा होता है वॉर की। लार्स बताता है, कैरेट और ओलिविया के बीच में एक वॉर चल रही है जिसे ऑर्डर ऑफ जेनेट लीड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है ऑर्डर ऑफ पीरो और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट। एलिसियन बियॉन्ड कॉन्टिनेंट वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वहीं मिडिल कॉन्टिनेंट हेरोन ने अपने कोई भी इंटेंशन क्लियर नहीं किए हैं। हेरोन को लीड कर रही है ऑर्डर ऑफ लिली। देखो, जेनेट गॉड ऑफ वॉर एंड पीस, गॉड ऑफ ड्रैगन ब्राह्मण एंड गॉडेस ऑफ ब्यूटी लिली, ये तीनों एक ही फैक्शन का पार्ट है। ब्राह्मण अपने ड्रैगन को कहीं भी रेकलेसली नहीं भेज सकता, सो इस वॉर में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो ऑर्डर ऑफ लिली इस वॉर को ज्वाइन कर सकती है, वो भी जेनेट की तरफ से। रिकी कहता है, तो सब कुछ ठीक रहेगा ना? लार्स कहता है, हाँ, हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का अलायंस बहुत ही ज्यादा सॉलिड है जिसको लीड कर रहा है किंगडम ऑफ सेल्डम। रिकी कहता है, 12 गॉड्स का सिस्टम बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका है, इसलिए अगर हम लोगों को
सरवाइव करना है तो पहला वार भी हमारा होना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द आग बिशॉप से मिलकर उनसे इस बारे में बात करनी है। लार्स कहता, क्या अभी? रिकी कहता, नहीं मुझे भूख लगी है तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। रिकी पूछता, वैसे जिमी का क्या हाल चाल है? लार्स कहता, मैंने सुना है कि गॉड डेरियन के होली बीज को रोकने में, हार्मोनिया को रीबिल्ड करने में जिमी का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। रिकी कहता, वो हमेशा की तरह अभी भी टैलेंटेड है। जिमी, हम लोग जल्द ही मिलेंगे। सीन शिफ्ट होता है जिमी पे, जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, क्योंकि जैसे सब लोगों को ये पता लगा कि वो स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है, सभी लोग उसको घेर के खड़े हो गए और उसकी खोपड़ी पूरी तरीके से चाट डाले। वो एक पोर्टल के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ है जिसके बारे में मुझे पता लगाना है। वो है उस सच के बारे में जिसमें जनन को मिलने वाले मेरे वाले टोमस्टोन में गरमॉन के बारे में लिखा था। वो आ जाता है उसी एंशिएंट गॉड के सामने। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। गॉड कहता, क्या जानना चाहते हो? पूछो। मैं पास के कुछ लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ जो कि गरमॉन में रहता था। गॉड कहता, ओ तो तुम उनके क्लू का ही पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंच गए। देखो, मेरी याददाश्त बहुत ही ज्यादा चली गई थी, इसी वजह से मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके ग्रुप के एक मेंबर को अच्छे से जानता हूँ। उसने मुझसे ये कहा था कि जिस दुनिया में ये 12 गॉड्स राज करेंगे वो बहुत ही ज्यादा भद्दी बन जाएगी, और अगर वो 12 गॉड्स का खात्मा करने में कामयाब हो चुका होता तो अभी की दुनिया अलग होती। लेकिन वो ठीक था, इसी वजह से वो अकेला ही लड़ा और अंत में हार गया। पहले तो मुझे लगा कि वो मूर्ख था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझको समझ में आया कि उसकी प्रोसेस सही थी। उसकी गलतियां मैं नहीं दोहराऊंगा और उन 12 गॉड्स का खात्मा कर दूंगा। वो बात कर रहा था डियाब्लो वॉलपेर की। जिमी सोच रहा होता, वैसे इसकी बात तो ठीक थी, क्योंकि अगर मैंने आखिरी में अपने लास्ट कॉमरेड्स के साथ काम किया होता तो चीजें अलग होती। गॉड बताता, लेकिन वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहे। उनके बीच में एक इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया जिसकी वजह से ज्यादातर ग्रुप के मेंबर्स मर गए, हालांकि कुछ वहां से भागकर बच गए। उसके बाद समय बीता और ब्रेक्सिस का निर्माण हुआ। जिमी सोच रहा होता, अगर ब्रेक्सिस ने 2 वर्ल्ड रीसेट को सरवाइव किया है तो मैं अंदाजे से बता सकता हूँ कि टोमस्टोन में जो भी नाम लिखा था वो करीब लिखा गया था 20,000 साल पहले, और उस ग्रुप के लोग डियाब्लो वॉलपेर को अच्छे से जानते थे, इतने अच्छे से कि उनमें से एक ने तो डियाब्लो वॉलपेर बनने की कोशिश भी की थी। और अगर वो बंदा अभी तक जिंदा होगा तो वो मुझसे किसी भी तरीके की फॉर्म में मिल सकता है। देन तभी हम लोगों को दिखाई जाती है किसी की मेमोरीज, जहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग होते हैं जो कि एक बंदे को घेर के खड़े होते हैं जिसने डियाब्लो वॉलपेर जैसे कपड़े पहने हैं और उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उस बंदे की आंखें खुलती हैं। हाँ, ये होता है प्रोमेथियस, वही बंदा जिसको हम लोग यॉन्ग मर्डर के साथ देख चुके हैं। तभी वहाँ पर यॉन्ग मर्डर भी आ जाती है जो कि कहती है, वापस से वही सपना। अगर तुम उस चीज को लेकर अभी भी डरते हो कि हम लोगों ने उस दिन क्या अचीव किया था तो तुम्हें मेरे और मेरे मास्टर के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोमेथियस कहता, हाँ मुझे पता है, और इसी वजह से मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैंने अपने हाथों से गलती से अपने कॉमरेड्स को मार दिया था, इसीलिए मुझे उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, जो कि है 12 गॉड्स को मानना, और मैं ये चीज किसी और को नहीं करने दूंगा। सीन वापस से जाता है जिमी पे, जहाँ पर गॉड कहता, तो क्या तुम मुझसे और कुछ पूछना चाहते हो? जिमी कहता है, हाँ। तुम ऐसे कैसे बने? वो कहता, क्योंकि मैं हार गया था। जिमी कहता, किससे? 12 गॉड्स से। वो कहता, उस वक्त में उन्हें 12 गॉड्स नहीं बोला जाता था, वो हरामजादे। लेकिन इससे पहले कि वो उससे ज्यादा कुछ बोल पाता वो दर्द से करहाने लगता है और अपनी जबान से एक भी लफ्ज नहीं निकाल पाता। जिमी समझ जाता है कि इसके ऊपर भी एक सील लगी हुई है जो कि 12 गॉड्स का ही काम है। देन वो फ्रंटियर में वापस चला जाता है, जहाँ पर उसको मिलती है फ्रंटियर की एक कमांडर फियोन। वो उसे कहती है, मुझे तुमसे प्रिंसेस बना के बारे में कुछ बात करनी है। जिमी उसके बात सुनने लगता है। वो कह रही होती है, मैं तुमसे सीधी सीधी बातें करना चाहती हूँ। प्रिंसेस यही कहती आ रही है कि जहाँ जहाँ तुम जाओगे वो तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी, तो इसीलिए उनको रोक लो। जिमी कहता, तो आखिरकार मैं उसको रोको क्यों? फियोन कहती है, हाँ, चलो मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, वल्कारी क्वीन के पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। आज से 15 साल पहले जब प्रिंसेस गायब हो गई थी तो क्वीन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इतना कि वो मौत के मुंह से जाने से बची हैं और वो हाल ही में ठीक हुई हैं। लेकिन उनके पास जीने के लिए सिर्फ 1 ही साल बचा है। प्रिंसेस को क्वीन के हेल्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि वल्कारी के लिए क्वीन कितनी ज्यादा मायने रखती है, और मैं ये चीज जानती हूँ कि तुम ये बात समझोगे और सही डिसीजन लोगे। देन हम लोगों को दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर जिमी बेना से कह रहा होता कि वो एवलॉन वापस चली जाए, क्योंकि मैंने सुना है कि क्वीन बीमार है और अगर क्वीन को कुछ होता है तो वल्कारिस का नेतृत्व तुम्ही को करना पड़ेगा। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं मॉम की परमिशन ले चुकी हूँ कि मैं जब तक यंग हूँ तब तक मैं ये दुनिया घूम सकती हूँ। जिमी कहता, वो जगह जहाँ पर मैं आखिरी में पहुंचूंगा वो होगा एक युद्ध क्षेत्र जो कि इस सृष्टि का भाग्य डिसाइड करेगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो वल्कारिस रिवाइव नहीं हो सकते। बिना गुस्सा हो जाती है, ओह तो मुझे बस जिंदा रहना है, तो क्या मैं इसी वजह से 5 साल से ट्रेनिंग कर रही थी। देन वो वहां से गुस्से में निकल जाती है और तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं वल्गारी क्वीन को जो कि एक पेड़ के सामने खड़ी होती है और अपने घुटने टेक देती है। ओडिन, गॉड ऑफ द वल्गारी, प्लीज अपनी बच्ची का ख्याल रखिए। तभी उस पेड़ के पास एक फूल खिल जाता है जिसको देखकर वल्गारी क्वीन चौंक जाती है। एंड सीन आता है वापस
वापस से बेना के ऊपर, जो कि रो रही होती है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि मास्टर ने मेरी जान बचाई है और इसी वजह से वल्कारी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे मास्टर है। लेकिन तभी वहाँ पे एक स्कॉर्पियन बीस्ट आ जाता है जो कि बेना के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बेना उछल कर उसके अटैक को टॉच कर देती है। वो सोच रही होती है आखिरकार एवलॉन के अंदर मॉन्स्टर्स कैसे आ सकते हैं, क्योंकि उसमें तो फ्रंटियर की ब्लेसिंग लगी हुई है। तभी उसका हैमर कहता है बेवकूफ लड़की, क्योंकि तुम एवलॉन के बाहर हो। तभी देखते ही देखते वहाँ पे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और बेना को चारों ओर से घेर लेता है। तभी बेना अपना हैमर बाहर निकालती है और एक जोरदार अटैक करती है जिससे कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे 2 मॉन्स्टर्स बचे होते हैं। एक मॉन्स्टर बेना के ऊपर अटैक कर देता है। तभी बेना वल्गारिस की एक नई टेक्निक यूज करती है जो कि होती है इनहेरी वल्गारी। हालांकि ये फॉर्म भी उसने परफेक्ट नहीं किया, इसी वजह से उसको यूज करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए पैरालिसिस हो जाता है। वो अपने इनहेरी फॉर्म में मॉन्स्टर के ऊपर जंप कर देती है और एक जोरदार स्मैश मारती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी मर जाता है। अब बचा होता है लास्ट मॉन्स्टर। बेना उसके ऊपर भी अपना पंच चार्ज कर देती है, लेकिन इससे पहले कि उसका पंच मॉन्स्टर के कनेक्ट हो पाता उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और वो बेस फॉर्म में वापस आ जाती है। वही मॉन्स्टर का अटैक उसके ऊपर कनेक्ट ही होने वाला होता है और बेना उसको डॉज भी नहीं कर सकती क्योंकि वो हवा में है। वो अपनी फेथ को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे जिमी आके उसकी जान को बचा लेता है। बेवकूफ लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? तभी वहाँ पे एंट्री होती है बेमौत की, जो कि कहता मास्टर मास्टर इसका मुझे मारने दीजिए। तभी वो बहुत ही ज्यादा बड़े बफेलो के लेग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बिच्छू को कीड़े के तरीके कुचल देता है। जिमी कहता ओह बेमौत, तो तुमने 5 साल में अपनी इतनी फॉर्म रिस्टोर कर ली है। हालांकि ये तुम्हारी ट्रू फॉर्म का सिर्फ खोरी है। और बेना मैंने तुम्हें इनहेरी वल्कारी यूज करते हुए देखा और तुमने ये अचीव किया 5 साल में, शाबाश। लेकिन 5वें मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हें ये चीज सीखने की जरूरत है कि पीछे कब हटना चाहिए। तभी वो इमोशनल होकर जिमी के गले लग जाती है। जिमी उसको वापस चलने को कहता। हम लोग देखते हैं वो लोग आमने सामने बैठा होता है, जिमी, बेना और बेमौत। ये कहाँ बैठा है? टर्की। जिमी बेना को सिचुएशन समझा रहा होता है। देखो बेना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ, लेकिन तुम वल्गारिया की प्रिंसेस हो और कुछ टाइम बाद क्वीन भी बनोगी, इसीलिए वल्गारिया को लीड करो और तब मेरी मदद करो। तभी वहाँ पे फियोन की एंट्री होती है जो कि कहती है प्रिंसेस कहाँ हैं आप? मेरे पास आपके लिए बहुत ही तगड़ी न्यूज है। एक और वल्गारी प्रिंसेस का जन्म हो चुका है और आप इसीलिए अब जिमी वेल्टन के साथ में घूम सकते हैं। वो दोनों ये जानकर चौंक जाता है। बेना कहती है क्या अचानक से एक बहन? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? फियोन कहती है आखिर मैं आपसे मजाक क्यों ही करूंगी? वैसे आपको पता है ना कि वल्गारिस का जन्म कैसे होता है? वो कहती है नहीं। फियोना बताती है वल्गारी एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें कि मेल्स नहीं होता, बस होती है फीमेल्स। क्वीन के जिन से एक सीड एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ऐसे ही जनरेशन आगे बढ़ती हैं। अगर तुम उस सीड को फॉरेस्ट ऑफ बर्थ में काट देते हो तो उसमें से एक फ्लावर निकलेगा जिसके अंदर से होगा एक वल्गारी का जन्म। लेकिन एक क्वीन का जन्म अलग तरीके से होता है। अगर व्हाइट ट्री के नीचे रेड फ्लावर में किसी वल्गारी का जन्म होता है तो वही होती है प्रिंसेस। बेना कहती है अच्छा, इसका मतलब एक और सीड प्लांट किया गया था। फियोना कहती है हाँ, जब आप लापता हो गई थी तो 7 में से 4 एल्डर्स ने ये चीज प्रपोज की कि क्वीन के अंदर से एक नया जीन निकाला जाए ताकि न्यू प्रिंसेस का जन्म हो सके। पर इतने सालों से इसमें कोई भी लाइफ का साइन नहीं आया, इसीलिए सभी वल्गारिस ने हार मान ली और जब आप वापस आ गई तो सारी अटेंशन आप ही के ऊपर चली गई। लेकिन अब क्वीन का ध्यान उस फ्लावर पे चला गया है जो कि लाइफ का साइन दिखा रहा है। हालांकि इसको पूरी तरीके से खेलने में 2 साल का समय और लगेगा। तभी जिमी को सोच के अपनी जगह से उठता है एंड कहता बेना तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है। फियोन कहती है नहीं, अब उनको ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिमी उसकी बात नहीं मानता और बेना को बता देता है कि क्वीन के पास जीने के लिए सिर्फ 1 ही साल बचा है। जब तुम लापता हो गई थी और जब उनकी बॉडी से एक और जीन निकाला गया तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। बेना जैसे ये बात सुनती है वो फूट फूट कर रोने लगती है। मेरी वजह से मॉम मरने वाली है, अगर मैं उस दिन नहीं खोई होती तो ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी जिमी उसके सर पे हाथ रखता है और पैरों की पावर का यूज करता है। सुनो बेना, अब चुप करो, हम लोग बीते हुए को बदल नहीं सकता और ना ही अब उसके ऊपर अफसोस करने का कुछ फायदा होने वाला है। बेना रोते हुए कहते मास्टर मैं मॉम को देखना चाहती हूँ। जिमी कहता तो चलो हम लोग अभी देखते हैं। तभी विद इन अ सेकंड वल्गारी फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। जिमी फियोना से कहता तो क्या हम लोगों को अंदर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? फियोन कहती है नहीं नहीं, तुम्हारे साथ प्रिंसेस है इसीलिए परमिशन की जरूरत नहीं है। तभी वो लोग अंदर चले जाते हैं और बेना जैसे अंदर घुसती है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है। जिमी समझ जाता है कि ये सब कुछ फॉरेस्ट का इफेक्ट है और जैसे वो लोग अंदर पहुंचते हैं उनको एक आवाज आती है तो आप आ ही गए प्रिंसेस, मैं सेकंड एल्डर सेंटिना। बेना कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन मैं सबसे पहले मॉम से मिलना चाहती हूँ। सेंटिना कहती है हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन ये जिमी कहता मैं हूँ जिमी वेल्टन। सेंटिना उसको गौर से देखने लगती है। ओ जिमी वेल्टन, तो यही है प्रिंसेस का मास्टर। जिमी फियोना से पूछता तो ये तुम्हारी एल्डर्स में से एक है? फियोना कहती है हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, ये मेरी डायरेक्टर सुपीरियर भी है। सेंटिना अंदर जाते हुए कहती है फियोन तुम यहीं पर ही रुको, प्रिंसेस और तुम मेरे पीछे अंदर आओ।
वो लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ पर खड़ी होती है क्वीन। बेना अपनी मॉम को देखते हैं उनसे जोर से गले लग जाती है और वो भी बहुत खुश होती है। बेना रो रही होती है, इसी वजह से क्वीन इसकी वजह पूछती है। बेना कहती है मॉम मैंने सब कुछ सुन लिया है कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 ही साल का समय बाकी है। अगर अब ये सब कुछ मुझे पहले बता चुकी होती तो मैं फॉरेस्ट छोड़कर कभी भी ना जाती। क्वीन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिमी खड़े होकर उन दोनों को ही देख रहा होता है और उनको अपनी फैमिली से कंपेयर करता है। वो सोच रहा होता है अगर मेरी फैमिली में भी किसी की हालत खराब होती तो मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता, लेकिन जिसको जाना है वो तो जाएगा ही और ये चीज बदली नहीं जा सकती, सिर्फ उसको स्वीकार किया जा सकता है। मैं जेल से गुजर चुका हूँ और फ्यूचर में भी गुजरूंगा। मेरी पास्ट लाइफ में दर्द इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से मैंने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया और अपने इमोशंस को मिटा दिया, लेकिन इस जीवन में पीड़ा को स्वीकार करता हूँ। कौन तभी अपने आप को संभालती है और बेना से जिमी का इंट्रोडक्शन मांगती है। बेना कहती है यही है मेरे मास्टर जिनके बारे में हमेशा बात करते रहते हो। जिमी आगे बढ़ता है और वो दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। क्वीन कहती है तो आखिरकार मैं वल्कारिस के सेवियर से मिल ही गई। आप ही की वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिली, इसीलिए मैं आपकी बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। वैसे मैं आपको ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकती, लेकिन कृपया इसको स्वीकार करिए। जिमी कहता है क्या ये तो। क्वीन कहती है ओ तो आप जानते हैं कि ये चीज क्या है। ये है व्हाइट ट्री की पोजेसिंग लीफ जो कि आपको एनर्जी देगी, प्लीज इसको ले लीजिए। जिमी उसको ले लेता है और उस लीफ की एनर्जी से उसको बहुत ही ज्यादा तरोताजा फील होता है। क्वीन कहती है अब मैं आपसे अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहती हूँ। बिना ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। क्वीन जिमी से पूछती है जिमी क्या मेरी 1 साल वाली बात तुमने बताई थी। जिमी कहता है हाँ उसके घर वापस आने के लिए ये चीज बताना जरूरी हो गया था। क्वीन कहती है मैं उसको दर्द में नहीं देख सकती, इसी वजह से मैं उसको बताना भी नहीं चाहती थी। जिमी कहता है एक पेरेंट के तौर पर ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश चीज है, क्योंकि एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ही उनके दिमाग में ये बात घुसती है वो होश में आ जाती है और उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है। हाँ मैं समझ गई, मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो रही थी। तुमने अब तक जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहती हूँ। जिमी कहता है तो बेना को गुड बाय बोलने का वक्त आ ही गया और वो बेना से मिलने चला जाता है। बेना क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब हम लोग 5 साल पहले फर्स्ट टाइम मिले थे। बेना कहती है बिल्कुल मुझे याद है, आपने मुझे बहुत डांटा था और जब मुझे ये चीज पता चली थी कि वल्कारिस के पास मैजिकल टैलेंट नहीं होता तो मैं बहुत ही ज्यादा निराश हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी मैं खुश थी क्योंकि हम लोग साथ थे। आखिर मैं वो पल कैसे ही भूल सकती हूँ। वो ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगती है। जिमी कहता है उसे भूलने की जरूरत नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितने दूर हों, लेकिन हम लोग अलग नहीं होंगे। मैं हमेशा ही तुम्हारा मास्टर रहूंगा और तुम मेरे स्टूडेंट, इसलिए ये चीज कभी मत भूलना कि हम दोनों हमेशा साथ हैं। चलो अभी मैं चलता हूँ, क्वीन का ख्याल रखना, फिर मिलते हैं। तभी वहां से टेलीपोर्ट होकर फ्रंटियर में वापस आ जाता है। उसको भी ठीक नहीं लग रहा होता, इसी वजह से वो सोने के लिए चला जाता है। फिर सुबह हो जाती है, उसको कोई हड़बड़ी में नींद से जगा देता है और ये होता है इजिस ऑफ बेरिल। वो बताते हैं कि वॉर छिड़ चुकी है। देन हम लोगों को वॉर का ओवरव्यू दिया जाता है और पता जाता है कि इस वर्ल्ड में 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से 2 के बीच में वॉर हो रही है। ऑल्बिया एंड कैरियन। ऑल्बिया में 5 ऐसे किंगडम है जो कि वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि है एब्रेन, चेसन, लैंड्रे, एप्साइलन और सेल्डम। कैरियन में मेनली 4 किंगडम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि है टर्गिया, एंस्टल, क्वांटेक और टेरिक्रॉन। जहां पर ऑर्डर ऑफ जेनिथ है। टर्गिया चेसन के साथ बॉर्डर शेयर करती है और उसने ऑर्डर ऑफ जेनिथ के सपोर्ट के बाद उसमें एक घुसपैठ किया और चेसन किंगडम के ग्रीन सिटी को कब्जा लिया। हालांकि चेसन ने अपनी पूरी जोर लगा दी, लेकिन टर्गिया को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वेल प्रिपेयर थी। जब किंगडम ऑफ सेल्डम को इस चीज के बारे में न्यूज मिली तो उसने रेडमल और साइमन को तुरंत ही चेसन ने भेज दिया। वो तुम लोगों को याद है ना कि उन लोगों को बॉर्डर भेजा गया था। हाँ यहीं पे भेजा गया था। ये दोनों ही आर्कमेज हैं और ये टर्गिया सोल्जर्स के खिलाफ लड़े और उनको किंगडम के दूसरी सिटी एग्रे में आने से रोक दिया, लेकिन फिर भी टर्किया वहां पे लगातार हमला करता रहा। इसी वजह से चेसन के किंग ने नॉर्दर्न अलायंस की मीटिंग को बुलाया। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए और वो बहुत ज्यादा पैनिक करता रहता। हालांकि एक और किंगडम है जिस पर हमला होने का खतरा बना है, जो कि है एब्रे, और इसी वजह से वो चेसन की मदद नहीं कर सकता। वहां पर एप्सिलॉन का भी किंग होता। किंग क्वीन अभी है क्या जो भी हो, वो खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहा होता। इसी वजह से दूसरा किंग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी वहां पे किसी की आवाज आती है, बहुत हो गया। और ये होता है सेल्डम का किंग। वो बाकी किंग्स को फटकार लगाता है कि कैसे दुश्मन उनके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और तुम लोग आपस में बहस कर रहा हो। चलो करंट सिचुएशन को समराइज करते हैं। सेल्डन में 2 आर्कमेजेस को चेसन में भेजा है, साथ ही साथ हमने अब एल्वर्टन को भी 10,000 ट्रूप्स के साथ वहां पर भेज दिया है, लेकिन उनके आने में थोड़ा समय है। सो कैसा रहेगा अगर चेसन के बाकी 2 पड़ोसी किंगडम उसको सपोर्ट करें और वहां पर अपने ट्रूप्स भेजें। लैंड्री कहता है वैसे मैं पहले से ही जनरल एंट्रो के साथ में 3000 ट्रूप्स को एब्रे में भेजने वाला था और मैंने जनरल कालका के साथ में 7000 ट्रूप्स को भी चेसन के लिए रवाना कर दिया है। हालांकि राय भी बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहा होता है, लेकिन फिर भी एक जनरल के साथ में 5000 ट्रूप्स को भेजने का वादा कर देता है। सभी लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। फ्रेडमोर कहता है ये अच्छी बात है,
लेकिन बिल्कुल भी केयरलेस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ जेनेथ वापस से कब डीमंस का सम्मान कर ले। हम लोग देखते हैं जिमी ने भी चेंज कर लिया होता है। इसी से कहती है तुम सरप्राइज नहीं हुआ? जिमी कहता पिछले 5 साल से छोटी छोटी वॉर हो ही रही थी, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ी वॉर होने वाली है, और लो वो हो भी गई। वैसे सिचुएशन क्या है? इसी कहते हैं ट्रेगिया ने गेरिन को जीत लिया है, लेकिन तुम्हारे किंगडम में से 2 आर्कमेजेस को वहाँ पे भेज दिया गया है। जिमी उनका नाम पूछता है। बेल बताता है एल साइमन और मार्कस रेनमेल, और उसे भी जल्दी वापस आने का ऑर्डर दिया गया है। तभी जिमी के पास उसके मैजिकल बर्ड आ जाती है जो कि उसने किंग को दिया था। वो बर्ड जिमी को वॉर के बारे में बताती है और वापस आने को कहती है। इसी कहती है जिमी मुझे माफ करना, लेकिन इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। जिमी कहता है देखो मुझे पता है कि फ्रंटियर भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसीलिए ज्यादा मत सोचो, मैं वहाँ की सिचुएशन संभाल लूंगा। और मैंने बेमौत को यहीं पर ही रोक के फ्रंटियर की हेल्प करने को कह दिया, और मैं तुमसे भी यही आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ड्रैगन गॉड को मार दोगी, क्योंकि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा मैं वो जेनेथ को पक्का ही मार चुका हूँ। स्माइल करते हुए कहती है बिल्कुल। जिमी कहता वैसे जाने से पहले मैं अपने शॉट को देखना चाहता हूँ कि वो कंप्लीट हो भी गई कि नहीं। कहती है तुम आयरन की स्मृति में जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं, और जब वो अंदर झांकते हैं तो आयरन काम कर रहा होता है, और स्मृति में चारों तरफ ड्रैगन की फ्लेम्स होती हैं। कहती है क्या ये रेड ड्रैगन की फायर है? जिमी कहता है हाँ, मैंने सर आयरन को एक रेड ड्रैगन का हार्ट दिया था, तभी आयरन बाहर निकल आता है। जिमी पूछता है क्या मेरी शॉट बन चुकी है? आयरन कहता है हाँ, वैसे मैं तुम्हें को ढूंढने वाला था, ये लो, ये बिल्कुल अभी अभी फिनिश हुई है। जिमी उसको उठाता है और कहता है मैं अपने शॉट के पावर को चेक करना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि स्मृति को कोई डैमेज हो। वो लोग दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जिमी आयरन के ऊपर अपनी मैजिकल शील्ड लगा देता है। भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है जो कि होती है ड्रैगन स्लेयर। तभी जिमी भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक ही झटके में दोनों स्वॉर्ड्स का क्लैश होता है। वो पावर बहुत ही ज्यादा इमेंस होती है, उनके टकराने से बस तबाही तबाही मच रही होती है। और जब धुआं छटता है तो हम लोग देखते हैं ग्राउंड का हाल जो कि बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है। कहती है तुम्हारी स्वॉर्ड ने ड्रैगन स्लेयर ग्राउंड की लाइटनिंग को हेड ऑन टक्कर दी, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। ये शॉट इनक्रेडिबल है। आयरन ने अच्छा वेपन बनाया। वैसे शॉट का नाम क्या है? आयरन कहता है मैंने अभी कोई भी नाम नहीं दिया। कहती है ओह बहुत बढ़िया, तो चलो क्या मैं इसको एक अच्छा सा नाम दे सकती हूँ? जिमी नाम पूछता है। कहती है रेन के लेजेंड्स में बहुत सारे पावरफुल वेपन शामिल हैं। मेरे एंसेस्टर भी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड का पोजेस करते थे जिसका नाम था बेरिस्टा। ये एक ऐसी लेजेंडरी स्वॉर्ड थी जो कि बिना किसी टेक्निक के भी स्पेस तक को काटने की शक्ति रखती थी। मेरे एंसेस्टर का नाम ह्यूमन वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा पॉपुलर था, हीरो कोलैंग। जिमी को तुरंत ही उसका नाम याद आता है। ओह लेकिन हीरो कोलैंग ने दुनिया में जिस स्वॉर्ड से राज किया उसका नाम तो डुरेंडल था, और मुझे उसके दूसरे स्वॉर्ड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन पेरिस्टा अच्छा नाम है। दिन से शिफ्ट होता है ऑर्डर ऑफ जेनेथ की चर्च में, जहाँ पर क्लियो ने अपने सिग्नेचर क्लॉथ बहुत दिन बाद पहने होते हैं। बहुत दिन क्या 5 साल। वो 5 साल से कैटाकॉम्ब में बंद था सन गॉड की कैद में, लेकिन अब उसको एक नई डिवाइन पावर मिली है। वो बैटलफील्ड में वापस उतरने के लिए छटपटा रहा होता है। जिमी वेल्टन इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसको देखकर एक बंदा डर जाता है। सिबल कहता तुम कांप क्यों रहे हो? वो कहता कुछ नहीं, बस ठंड लग रही थी। जेनेथ कहता अच्छा ऐसी बात है, चलो तो फिर आराम करो। वो एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है और वो स्वॉर्ड को ही फेंक देता है। उसके सामने एक और एपिक स्वॉर्ड रखी होती है जो कि उसी की होती है। वो उसको अपने हाथों में ले लेता है। तुम्हें पकड़े बहुत ज्यादा टाइम हो गया डुरेंडल। दिन सीन शिफ्ट होता है जिमी पे, जो कि खड़े खड़े सोच में लगा होता है। मेरा यहाँ से जाने का समय आ चुका है और रिसेंटली मैंने बहुत ही कुछ अचीव किया, जैसे बरिस्टा का मिलना और मेरे स्वॉर्ड मास्टर बनना। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने करंट स्किल्स को पास्ट लैब से कंपेयर करूँ तो तब के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि डियाब्लो वॉलपेपर का लेवल गॉड टियर से भी ऊपर था। और अब जो ओपोनेंट मुझसे टकराएंगे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर मुझे 12 गॉड्स को हराना है तो मुझे अभी से भी बहुत ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। देन उसकी नजर जाती है बेमौत पे, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। अब मुझे वापस से क्यों अकेला छोड़ना है, और आपने मुझे बिना जगह बिना ही बेना को अलविदा कर दिया। जिमी उससे माफी मांगता है। बेमौत कहता तो क्या बेना कभी वापस नहीं आएगी? जिमी कहता वो इंटीरियम क्वीन बनेगी, इसी वजह से वो हमारे साथ नहीं रह सकती। देखो तुम्हें यहीं पे इसके साथ रुकना पड़ेगा, हालांकि मैं तुम्हें ये देता हूँ जिसको तुम महीने में एक बार यूज कर सकते हो। इसको यूज करने से एक मैजिक वॉप का क्रिएशन होगा जो कि तुम्हें वहां पर ले जाएगा जहाँ पर बेना है। चलो मैं अब चलता हूँ, तुम फ्रंटियर के प्लान्स में उनकी मदद करना, और हाँ अपने ट्रू पावर्स को रिस्टोर करना। बेमौत कहता बिल्कुल मास्टर, जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो मैं जहाँ तक नॉर्मल स्टेट में आ चुका हूँ। जिमी बाहर निकल आता है जहाँ पे बेरिल उसका इंतजार कर रहा होता है। दिन वो लोग फ्रंटियर की मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर 3 लोगों को छोड़ के फ्रंटियर के सारे मेंबर्स होते हैं और बाकी सब लोग गुड बाय बोलने आए होते हैं। नील कहती है जिमी क्या तुम जा रहे हो? जिमी कहता है हाँ, लेकिन जब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं और भी ज्यादा कूल मैच का सर्कस बना के दिखाऊंगा। तब तक तुम अपनी चीजों को अच्छे से परफेक्टली क्रिएट करो, और हॉक्स तुम्हें भी थैंक्स, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने थॉट्स को पहचान पाया। जिन मैंने तुम्हारे साथ एक महीना बिताया और मुझे मजा आया।
ऐसे वो एक एक करके सब लोगों को थैंक्स बोल देता है। देन वो सोच रहा होता है, जब मैंने फ्रंटियर का नाम पहली बार सुना था तो मुझे ऐसा लगा कि वो सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने उन लोगों के साथ टाइम बिताया तब मुझे समझ आया कि फ्रंटियर 12 गॉड्स के खिलाफ है और फ्रीडम चाहता है, इसीलिए उनको ये बताना सही होगा। तभी वो खड़ा हो जाता और कहता, सब लोग कान खोल कर सुनो, मेरा असली नाम है डियाब्लो वॉलपेर, वो डार्क मैजिशियन जो कि हजारों सालों पहले 12 गॉड्स के खिलाफ खड़ा था। और मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया, लेकिन मेरा गोल अभी भी बदला नहीं है, वो सेम का सेम ही है, जो कि है 12 गॉड्स का खात्मा और इस पूरी दुनिया की फ्रीडम। और इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम लोगों से हाथ मिलाता हूँ, चलो मिलकर 12 गॉड्स को हराएं। जो भी 12 गॉड्स के खिलाफ है और एक नई दुनिया का निर्माण करना चाहता है वो मेरा साथी है। आधे लोग उसके बाद सुनकर चौंक जाते हैं, ओ तो एक एंशिएंट बीइंग अर्थ में रिइंकार्नेटेड हुआ है। मैं जब पहले तुम्हें देखता था तब मैं चौंक जाता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम इतने टैलेंटेड बच्चे कैसे हो। जिमी कहता, वैसे मुझे आपको ये चीज पहले ही बतानी चाहिए थी, बट मैं अपनी पास्ट लाइफ में जो भी हूँ अभी हम लोगों का रिश्ता बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। हान कहता, तो क्या यहाँ पर मैं ही हूँ जिसको ये सब चीजें अजीब लग रही हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन 60,000 साल पहले ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिमी कहता, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी मेमोरीज भी दिखा सकता हूँ। हान कहता है, नहीं नहीं मुझे भरोसा है, लेकिन तब दुनिया कैसी थी? जिमी कहता, अभी से भी बहुत ही ज्यादा बदतर। पहले रिलीजन के नाम पे बहुत ही ज्यादा वॉर होती थी, चारों तरफ नरसंहार मचा करता था, गॉड्स भी अर्थ पे आते थे जो कि कह ढाते रहते थे, लेकिन अभी की दुनिया भी ज्यादा अलग नहीं है, इसीलिए मैं 12 गॉड्स को हराऊंगा और इस दुनिया को जंजीरों से आजाद कर दूंगा। यही मरते दम की मेरी इच्छा थी, जो कि 60,000 साल से जिंदा है। देन वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जिमी कहता है, हम लोग क्यों ना वहाँ पे एक ही झटके में पहुंच जाएं। बेरिल कहता है, क्या तुम ठीक रहोगे? जिमी कहता है, पता नहीं मैं तुम्हें कैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं 9th रैंक का मेज हूँ। बेरिल कहता है, तो चलो जेनेट को उसकी औकात दिखाएं। देन तभी सीन शिफ्ट होता है अग्नि में। अग्नि के लौट कह रहा होता है, आप ही दोनों की वजह से हम लोग इतने समय से अपने पैर जमीन में जमा के रख पाए हैं। साइमन कहता है, एनिमीज की सप्लाई अभी भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए वो जल्दी अटैक करने वापस से जरूर आएंगे, हमारी रिइंफोर्समेंट से पहले। लॉर्ड कहता है, तो क्या हम लोग उनको अब रोक नहीं सकते? रेनमिल कहता है, उनके पास एक डिवाइन रेलिक है जो कि है बैटलफील्ड हेलिक्स, जिसमें वॉर के सिमुलेशन चलाए जा सकते हैं और प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं, लेकिन अब सारी चीजें हम ही लोगों की चॉइसेस पे डिपेंड करती हैं। साइमन कहता है, बिल्कुल, अभी जो सुप्रीम कमांडर ट्रिजिया की फोर्स को लीड कर रहा है उसका नाम है रॉबसन, जो कि 8th रैंक का आर्कमेज है और उसको जाना जाता है पपेटा नेम से, और करिन के पतन का सबसे बड़ा कारण उसके मैजिकल सोल्जर्स की आर्मी थी। लॉर्ड कहता, लेकिन वो तो सिर्फ आर्टिफिशियल ह्यूमन ही होते हैं जिनको मैजिक से कंट्रोल किया जाता है, तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं? साइमन कहता है, हाँ ये बात सही है, लेकिन अगर बात आती है 8th रैंक के आर्कमेज की तो सारी चीजें अलग होती हैं, और ऊपर से जेनेट उसको एक मैजिक स्टोन के थ्रू बहुत ज्यादा अमाउंट में माना दे रहा है, और वो ऐसे सोल्जर्स हैं जो कि कम से कम 3rd रैंक के मैजिक से लेके 5th रैंक के मैजिक तक को कास्ट कर सकते हैं। क्या वो इतने पावरफुल हैं? तभी वहाँ पे एक बंदा गेट खोल के आता है, इमरजेंसी। उनकी आर्मी के पास पासेज वेपन्स हैं जो कि है ए रैंक मैजिक स्टोन के बंकर ब्रेकर्स। रेनमिल कहता है, अगर उनके पास ए रैंक मैजिक स्टोन्स हैं तो वो कासस की वॉल्स को एक ही झटके में तोड़ सकते हैं। मैंने और साइमन दोनों ने ही वॉल्स पे मैजिक कास्ट किया है, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ के साथ वॉल्स को भी तोड़ सकते हैं, और अगर वॉल्स टूट गई तो हम लोग एग्नि को भी हार सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। रेनमिल लॉर्ड से कहता, मैं और एल साइमन अपना बेस्ट देंगे, अब जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। वो ऐसा ही करता है। हम लोग देखते हैं साइमन फ्रंट वॉल्स में पहुंच चुका होता है और चारों तरफ होती है एक बहुत ही विशालकाय आर्मी जो कि पूरी तैयारी करके आए होते हैं। साइमन कहता, बाप रे, वो इतने सारे बंकर ब्रेकर से तो इस पूरी जगह को जीता जाता नरक बना सकते हैं, लेकिन मैं जब तक यहाँ पर हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विवरेट्स हैंड, उसके पास से बहुत ही बड़ा फायर मैजिकल क्लॉ निकलता है जो कि उनके बंकर ब्रेकर्स की ओर बढ़ जाता है। रॉबसन कहता, ओ द रेड लोटस, चलो अब हमें रोक के दिखाओ। सब लोग बंकर ब्रेकर्स को एक्टिवेट कर दो। तभी एक बंकर ब्रेकर एक्टिवेट हो जाता है और एक बहुत ही बड़ी मैजिकल बीम फायर कर देता है, बट साइमन अपनी पोजीशन को होल्ड करे रहता है। तुम्हें क्या लगता है ये फ्रिट हैंड को चीरने के लिए काफी है? रॉबसन कहता, अगर एक काफी नहीं है तो कैसे रहेंगे दो? तभी एक और बंकर ब्रेकर फायर हो जाता है जो कि साइमन के स्पेल को चीर देता है, लेकिन तभी वहां पे आ जाता है रेनमिल। मैं इसको रोकता हूँ, फिनोमेनन ऑफ एनहाइलेशन। उसके अटैक से एक बंकर ब्रेकर तबाह हो जाता है। रॉबसन अपने ऊपर एक शील्ड बना ली होती है, उसने सिर्फ एक ही हिट में बंकर ब्रेकर को तबाह कर दिया। तो आखिरकार सेल्डम का गॉडली मेस आ ही गया। तभी साइमन भी एक अटैक कर देता है जिसके साथ ही दूसरा बंकर ब्रेकर भी तबाह हो जाता है। रॉबसन कहता, ओ तेरे लोगों ने 2 बंकर ब्रेकर एक झटके में तबाह कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इन सभी चीजों को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया गया था। वो लोग अब इसको नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि प्रीवियस अटैक से ही उसका काफी सारा माना जा चुका होगा। सभी के सभी बंकर ब्रेकर्स एक्टिवेट कर दो। तीनों ही बंकर ब्रेकर्स लॉन्च हो जाते हैं। उनका अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। दोनों ही आर्कमेजिस उसको रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना पूरा जोर लगा रहे होते हैं, लेकिन उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। उनकी मैजिकल शील्ड भी टूटने लगती है
रॉबसन कहता है कासिल की वॉल जल्दी तबाह होने वाली है, सभी सोल्जर्स आगे बढ़ो। वो ऐसा ही करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक ग्रीन लाइट आती है जो कि सोल्जर्स को चीरते हुए आंखें बढ़ जाती है और ये होता है बेरिल, स्वॉर्डमैन ऑफ द टेम्पेस्ट। रॉबसन उसको देखकर हैरान हो जाता है। ओ तो क्या तुम सेल्डम की तरफ से एडिशनल सपोर्ट हो? लेकिन फिर भी अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, वॉल जल्दी ही टूट जाएंगी। बेरिल कहता है जरा गौर से देखो, नेक्स्ट जनरेशन का हीरो आ रहा है। और हम लोग देखते हैं हवा में होता है जेमी वेल्टन, वो भी अपने डिवाइन फॉर्म में, और वो जेनिथ की आर्मी पे भी अटैक कर देता है। मल्टीपल फिएट लक्स बैटलफील्ड में चारों तरफ धमाके धमाके होने लगते हैं और लाइट ही लाइट फैल जाती है। रॉबसन देखता है उसने तीनों बंकर ब्रिकर्स के साथ साथ एक आर्मी का बहुत ही बड़ा पार्ट भी तबाह कर दिया है। तभी वो अपने सारे मैजिकल ट्रूप्स को आगे भेज देता है। जिमी एक ही झटके में ही उन सभी को भी तबाह कर देता है। ये सब का कोई भी मतलब नहीं है। तभी रॉबसन कोई स्पेल कास्ट करता है अपने लास्ट रिजॉर्ट के रूप में, हेवेंस गेट। तभी वहां पे दो मास्टर क्लास वॉरियर समन हो जाते हैं। एक का नाम होता है फिरोज और दूसरे का होता है ड्रैक्सर। वो लोग आते ही एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि लीड कौन करेगा। रॉबसन कहता है अभी बहस करने का टाइम नहीं है क्योंकि एनिमी के सबसे पावरफुल रिइंफोर्समेंट आ चुकी है। वो लोग हवा में देखते हैं तो वहाँ होता है जिमी। डॉक्टर कहता है मैं उसको अपने लेजेंडरी स्पीयर गायबॉल से मार दूंगा। गायबॉल एक ऐसा लेजेंडरी स्पीयर है जो कि अगर एक भी बार एनिमी की हिट हो जाता है तो उसकी वहीं पे ही मौत हो जाती है। वो अपने स्पीयर को सीधा ही जिमी के ऊपर फेंक देता है। जिमी उसको स्पीयर को अपने हाथों से ही तोड़ते हुए कहता है ओ मास्टर क्लास रिइंफोर्समेंट, मुझे लगता है अब तो मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन बोर हो गए, सभी लोग तबाह हो जाओ। वो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल अटैक कर देता है जो कि बैटलफील्ड में सभी लोगों को निगल जाता है। वहां पे कुछ भी नहीं दिखता सिवाय जिमी के अटैक के, और जब रोशनी हटती है तो फिर हम लोगों को दिखता है तबाही का मंजर। स्टील रॉबसन ने वहां पे खुद को अपनी शील्ड से बचा लिया होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तभी जिमी नीचे उतरता है एंड रॉबसन उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम हरामखोर अब मरो, सोल डिस्ट्रक्शन। जिमी कहता है ओ तो तुमने आखिरी में अपना ट्रम्प कार्ड निकाल ही लिया। उसके अंदर से बहुत ही सारा डार्क माना निकल रहा होता है जिसको देखकर रॉबसन भी चौंक जाता है। जिमी एक स्पेल को कास्ट करता है लिवाइथन, और तभी लिवाइथन आता है जो कि रॉबसन के पूरे हाथ को ही खा जाता है। डैम, पुराने एपिसोड्स की याद आ गई। अब आया ना असली डियाब्लो वॉल पर वापस, और लास्ट में दिखाया जाता है हम लोगों को बैटलफील्ड का नजारा जहाँ सिर्फ जिमी खड़ा होता है और रॉबसन होता है उसके घुटनों में। इन दोनों को छोड़ के वहाँ पे कोई भी जनता नहीं बचा होता एंड एपिसोड खत्म होता है इसी के साथ। हाँ पता है मानवा वॉर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, वैसे भी वॉर स्टार्ट ही हो गई है तो अब एक्शन होगा उसके पीक पे, और शायद कुछ एपिसोड बाद जिमी की गॉड से लड़ाई भी हो। बिल्कुल गॉड ऑफ वॉर जेनिथ से। हाँ अभी कुछ चैप्टर्स और बाकी हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, और उसके बाद चैप्टर्स आएंगे वीकली जिनको आप लोग जैसे बताएंगे वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।